एक ऐसी दुनिया में जहां लड़कियां जिंदा डिवाइन वेपन्स में बदल सकती हैं, वहां एक कॉन्ट्रैक्टर की पावर ही उसका फ्यूचर तय करती है। लेकिन जहां बाकी सभी सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा चाही जाने वाली वेपन्स के पीछे भाग रहे हैं, वही एक लड़का एक ऐसा राज खोज लेता है जिसे कोई और देख ही नहीं सकता। जिन वेपन्स को बेकार और पुराने जमाने की माना जाता है, वे असल में लेजेंडरी रेलिक्स है जो दुनिया का रुख बदलने की ताकत रखती है। और इसी तरह वो इतिहास द्वारा भुला दी गई पुरानी डिवाइन वेपन्स को इकट्ठा करना शुरू करता है और ऐसे पावर्स अवेकन करता है जो दुनिया की सारी समझ के खिलाफ जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 100 साल पहले एक बहुत बड़ा मीटेओराइट कॉन्टिनेंट पर गिरा था। उस मीटेओराइट के साथ अनगिनत कीड़ों के अंडे आए थे जो हर जगह फैल गए। ये कीड़ों के अंडे एक इंसेक्ट रेस में बदल गए और इंसानों के खिलाफ कत्लेआम शुरू कर दिया। इंसान उनके अटैक का सामना नहीं कर पाए और उन्हें एक बड़े रेगिस्तान के अंदर धकेल दिया गया। कई सालों तक इंसान हमेशा कमजोर रहे जब तक हीरोज सामने नहीं आए। हीरोज ने खास कॉम्बैट टेक्निक्स बनाई और जबरदस्त पावर्स हासिल कर ली। इन पावर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने कीड़ों का कोड ढूंढ निकाला और उस युद्ध को जीत लिया। 100 साल बाद किंग फैंग एकेडमी में एक इवैल्यूएशन चल रहा था। पहली लड़की लुओ यिंग ने टेस्ट दिया और एक सीरंग कर्व्ड स्वॉर्ड सामने आ गई जिसकी स्पेशलिटी कटिंग थी। उसे ये देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई कि उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ एक सामान्य सीरंग की थी। हंजन एनुअल टूर्नामेंट के करीब आने की वजह से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। इवैल्यूएटर ने अगली स्टूडेंट दिया को बुलाया। उसने क्रिस्टल को छुआ और एक जबरदस्त एनर्जी वेव फैलने लगी। एक लैंस सामने आ गई और एग्जामिनर हैरान रह गया। उसने कहा कि ये ड्रैगन ब्लड स्पिरिचुअल टैलेंट है और इसमें फेरी ट्रेड्स की अनोखी खूबियां भी है। बाकी स्टूडेंट्स कहने लगे कि पिछले कई सालों में इस एकेडमी में कोई भी एस रैंक स्पिरिचुअल टैलेंट वाला स्टूडेंट नहीं आया था, लेकिन दिया ने ये कर दिखाया और उसके पास डबल ट्रेड्स भी है। उस स्पिरिचुअल टैलेंट की कंबाइंड वैल्यू सच में बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। एक लड़के ने कहा कि अगर कोई और भी इतना ताकतवर टैलेंट जागृत कर ले और उसके साथ जुड़ जाए तो वे दोनों मिलकर एक इनविंसिबल डुओ बन जाएंगे। लेकिन दूसरे लड़के ने कहा कि बेकार की बातें मत करो क्योंकि उस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है। दिया हंजन के पास गई और कहा कि अब रिश्ता खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि अब उसने एस रैंक स्पिरिचुअल टैलेंट जागृत कर लिया है, इसलिए दोनों अब एक ही लेवल पर नहीं है। ये कहकर वो मुड़ गई और बोली कि आगे से कभी उसके पास मत आना। सभी लोग हंजन का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन हंजन ने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि दिया ने एस रैंक स्पिरिचुअल टैलेंट अवेकन कर लिया है, क्या वो अभी भी उसे वही पालतू कुत्ता समझती है जो टाइम रिवाइंड से पहले उसके पीछे पीछे घूमता था। हंजन उसकी हर बात मानता था। वो उसके लिए मसाज करता था, खाना बनाता था और उसे टेबल पर सर्व करता था। यहाँ तक कि उसने खुद को बहुत नीचे गिरा लिया था सिर्फ उसकी अप्रूवल पाने के लिए। लगभग हर दिन उसका अपमान होता था और उसे कचरे की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन स्पिरिट्स एरा में ताकत ही सब कुछ थी। इस जिंदगी में वो अब दिया की अप्रूवल पाने वाला पालतू कुत्ता नहीं बनेगा। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि उसे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि उसके जैसा छोटा पक्षी दिया जैसी फीनिक्स की बराबरी नहीं कर सकता और अगर वो उसका पीछा करता रहा तो एक दिन कोई उसे सबक सिखा देगा। हंजन ने कहा कि तुम लोग सिर्फ बेकार चापलूसों का झुंड हो। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद वह एस रैंक या उससे भी ऊपर का स्पिरिचुअल टैलेंट अवेकन कर ले। लेकिन ज़ैंग यांग फिर से हंस पड़ा और बोला कि दिया के पास फीनिक्स और ड्रैगन ट्रेड्स वाला एस रैंक स्पिरिचुअल टैलेंट है, इसलिए हंजन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एग्जामिनर ने हंजन को टेस्ट के लिए बुलाया। जैसे ही हंजन ने क्रिस्टल को छुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो खुद भी हैरान रह गया। दिया हंसते हुए बोली कि वो सच में बेकार है। उसके लिए टैलेंट अवेकन करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो एस रैंक या उससे ऊपर के स्पिरिचुअल टैलेंट का सपना देखता है। बाकी लड़कों ने कहा कि वो सच में बड़ा जिद्दी है क्योंकि उस तरह का कचरा कभी हार नहीं मानता। शायद वो अगले साल फिर से कोशिश करेगा। लेकिन तभी अचानक बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगी और सभी लोग हैरान रह गए। वे पूछने लगे कि क्या ये एस रैंक अवेकनिंग हो सकता है, लेकिन एनर्जी की मात्रा देखकर कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये एस रैंक भी हो सकता है। क्रिस्टल ने घोषणा की कि हंजन के पास एस रैंक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट टैलेंट है, डिवाइन रिसरेक्शन। दिया को यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे संभव है क्योंकि हंजन ने एस रैंक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट टैलेंट जागृत कर लिया था। ऐसा टैलेंट पिछले 100 सालों में दिखाई नहीं दिया था। ये ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे किस्मत वाले लोग ही हासिल कर सकते थे। लोग अभी भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि एक
ट्रिपल एस रैंक स्पिरिट इतिहास को बदल सकता है। पिछली बार किसी का SS रैंक जागृत होना ही एक चमत्कार माना गया था, लेकिन अब उनके सामने SSS रैंक मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद उन्हें जिंदा रहने का एक और मौका दे रहा हो। अगर हंजन दुनिया बदलने वाला इंसान नहीं होता तो शायद देवता भी उसे ये टैलेंट नहीं देते। सभी लड़कियां पूरी तरह उसकी दीवानी हो गई। वे उसका पीछा करते हुए चिल्लाने लगी कि वे ए रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और उनके पास मॉर्टल स्वॉर्ड है। हंजन को जो भी चाहिए होगा वे हमेशा उसके साथ रहेंगी। जोई तो और भी ज्यादा आगे बढ़ गई। वो हंजन के चेहरे को छूते हुए बोली कि उसके घर में 360 कॉस्प्ले फैंसीज है, इसलिए वो वादा कर सकती है कि वो हर दिन उसे उसकी पसंद के तरीके से खुश करेगी। हंजन ने सबसे माफी मांगते हुए उन्हें मना कर दिया क्योंकि ये सब बहुत अचानक हुआ था और वो अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी नजर में यहाँ मौजूद सभी लोग, चाहे लड़के हों या लड़कियां, बेकार कचरे का झुंड थे, क्योंकि वे सभी सिर्फ ऐसी स्थिति आने पर घुटनों के बल झुकना जानते थे। हंजन ने सिस्टम स्क्रीन खोली और देखा कि उस पर लिखा था ट्रू स्पिरिचुअल अलायंस गिफ्ट ऑफ सुसानो। उसके पास 3 एबिलिटीज थी: डिवाइन इल्यूमिनेशन, की ऑब्जर्वेशन, यूनियन विद द हेवनली पाथ। डिवाइन इल्यूमिनेशन सभी हेरोइक स्पिरिट्स की पूरी जानकारी देख सकता है। ये डिवाइन हेरोइक स्पिरिट्स को सुसानो की पावर देता है और उन्हें उनकी असली हालत में वापस ले आता है। कि ऑब्जर्वेशन की वजह से सेक्रेड स्वॉर्ड के हर एक्स्ट्रा हेरोइक स्पिरिट पर यूजर और हेरोइक स्पिरिट दोनों के एट्रीब्यूट्स दोगुने हो जाते हैं। यूनियन विद द हेवनली पाथ अनॉमलस स्पेस टाइम की प्रोटेक्शन के तहत बुलाए जा सकने वाले हेरोइक स्पिरिट्स की संख्या पर लगी लिमिट को पूरी तरह हटा देता है। दिया अपना फैसला बदलने की कोशिश करती है और हंजन के पास आकर कहती है कि अगर उसने SSS रैंक स्पिरिचुअल टैलेंट अनलॉक नहीं किया होता तो वे सारे चापलूस उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे होते। हंजन उसकी तरफ देखता है और देखता है कि उसके पास S क्लास हेरोइक स्पिरिट है, साथ ही इल्यूजन फॉर्म भी मौजूद है। ब्लू ब्लड में नहाया हुआ सिल्वर स्पेयर, जिसके पास एटर्नल इमोर्टल स्पिरिट ऑरा की विशेषता है, लेकिन उसमें कोई डिविनिटी नहीं है। दिया अभी भी उसे अपना पालतू कुत्ता ही समझ रही थी। वो कहती है कि अगर वो चाहे तो आज से वो उसका हाथ पकड़ सकता है। हंजन हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि डिवाइन विजन सच में स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी जानकारी देखने देता है। दिया देखती है कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो सोचती है कि शायद वो अभी भी खुश नहीं है और कहती है कि वो और भी आगे जा सकती है। वे बैटल सिमुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हंजन उसे सीधा मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। दिया पूछती है कि क्या एक बार भी काफी नहीं है? क्या वो ठीक से खाना नहीं खा रहा? हंजन मन ही मन सोचता है कि अगली बार वो उसके लिए ज्यादा सही स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ सकता है। दिया लगातार पीछे पड़ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो चाहे तो दिन में एक बार भी कर सकता है। उसी समय कुछ लड़कियां उसके पास इकट्ठा हो जाती है और दूसरी लड़की का मजाक उड़ाने लगती है। वे कहती है कि उसे स्कूल फ्लावर कहा जाता है, लेकिन उसने सिर्फ E रैंक स्पिरिट अनलॉक किया है। अब कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। वे कहती है कि उसके पास लुक्स भी हैं और टैलेंट भी, लेकिन जो स्पिरिट उसने अनलॉक किया है वो सिर्फ एक मजाक है। एक्साई जेन, जो उन लड़कियों के बुलिंग का शिकार बन रही थी, उनकी बातें सुनकर रोने लगती है। जब वो सुनती है कि वे उसे ऐसा कचरा कह रही है जिसे कोई कभी नहीं चुनेगा, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। घबराकर वो भागने लगती है, लेकिन गलती से हंजन से टकरा जाती है। हंजन उसे संभाल लेता है और कहता है कि ध्यान से चला करो। एक्साई जेन माफी मांगती है और कहती है कि उसका ध्यान नहीं था। फिर वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। आंखों में आंसू लिए वो कहती है कि वो ठीक है। हंजन उसकी जानकारी देख पाता है। समर रोज, E क्लास हेरोइक स्पिरिट, इल्यूजन फॉर्म किन्फू। हंजन हैरान रह जाता है क्योंकि ये स्पिरिट एंशिएंट एरा की टॉप 10 डिवाइन वेपन्स में से एक है, तो फिर ये सिर्फ E रैंक कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी डिवाइन रिसरेक्शन एबिलिटी ऐसे समय पर काम आ सकती थी। एक्साई जेन देखती है कि हंजन लगातार उसकी तरफ देख रहा है। वो घबरा जाती है और पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, क्योंकि वो गलती से उससे टकरा गई थी। हंजन कहता है कि बात वो नहीं है, लगता है उसने गलत समझ लिया। वो उसके सिर पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहेगी। इस तरह वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बन सकती है। बाकी लड़कियां ये सुनकर हैरान रह जाती है। वे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। एक E रैंक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पूरी तरह बर्बादी है, खासकर तब जब उसने एसेसिन स्पिरिट टैलेंट अनलॉक किया है। दिया तो लगभग पागल होने वाली थी। वो पूछती है कि क्या वो सच में उसके जैसी E रैंक कचरे को चुनना चाहता है। अगर ऐसा है तो वो भी इस मुकाबले में शामिल होगी। तभी किंग फैंग एकेडमी के डायरेक्टर आ जाते हैं। उनका नाम शेंगुआंग मिंग है। वो हंजन से कहते हैं कि वो एकेडमी का फ्यूचर है, लेकिन E रैंक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की अलाउ नहीं दी जा सकती। वो ग्रेट एक्साई का फ्यूचर भी बन सकता है, इसलिए उसे हेवन एंड अर्थ एसेंस से बने हाई क्वालिटी स्पिरिट को चुनना चाहिए।
एक्साई जेन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वो हंजन से कहती है कि डायरेक्टर सही कह रहे हैं, उसका टैलेंट उसके लायक नहीं है। तभी एक और व्यक्ति आता है और जोर से कहता है कि सब लोग रुक जाएं। उसका नाम एक्सुई यिंग है। दिया उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि दोनों रिश्तेदार हैं। एक्सुई यिंग गुस्से से हंजन को घूरता है और कहता है कि उसकी कजिन ने बताया है कि अगर हंजन किन्फू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो यूनिक टैलेंट्स के साथ एसेसिंग स्पिरिट अनलॉक कर सकती है। वो हंजन की शर्ट पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो अपने टैलेंट की वजह से घमंडी हो गया है, क्योंकि चाहे वो माने या नहीं, अगर वो सिर्फ एक शब्द कह दे तो उस शहर में कोई भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। दिया तुरंत उसकी बात का समर्थन करती है। वो कहती है कि इसलिए हंजन को जल्दी से उससे माफी मांगनी चाहिए और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, वरना उसका गॉडफादर उसे ब्लैकलिस्ट में डाल देगा। हंजन उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो खुद को इसके लायक समझती है। दिया गुस्से से भर जाती है। एक्सुई यिंग हंजन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि वह मर जाएगा, लेकिन डायरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कैप्टन से कहते हैं कि अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो। आखिर हंजन एक रजिस्टर्ड एसएसएस रैंक अवेकन है। एक्सुई यिंग कहता है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ तब जब हंजन दिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए, वरना बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो मन ही मन सोचता है कि अगर हंजन उसकी बात नहीं मानेगा तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। हंजन कहता है कि वो उस कचरे को इग्नोर करेगा क्योंकि वो उसके फैसले को बदल नहीं सकता। वो एक्साई जेन को अपनी बाहों में उठा लेता है और कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए कहता है। एक्साई जेन थोड़ी इमोशनल हो जाती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन हंजन उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इसके लायक है। दोनों स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। हंजन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। एक्साई जेन को महसूस होता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ बदल रहा है। एक एनर्जी स्फीयर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। हंजन रिजल्ट को देखता है और मन ही मन सोचता है कि शायद इस बार वो सच में सफल हो गया है। सिस्टम सामने आकर बताता है कि डिवाइन रिसरेक्शन एबिलिटी की कंडीशन पूरी हो चुकी है और किन्फू अब 100% के साथ एसेसिंग स्टेटस पर पहुंच गई है। हंजन को 3 नई एबिलिटीज मिलती है, फॉर्मेशन ब्रेकिंग सॉन्ग, हार्ट क्लेंजिंग सॉन्ग और ड्रैगन स्पिरिट सॉन्ग। हंजन हैरान रह जाता है क्योंकि ये स्पिरिट सच में बहुत ताकतवर है। ये एक ही एबिलिटी से अटैक भी कर सकती है, हील भी कर सकती है और सपोर्ट भी दे सकती है। ये बहुत वर्सेटाइल है और इसकी कोई कमजोरी नहीं है। यही एसएसएस रिंग बाउंड स्पिरिट की असली पावर है। एक्साई जेन अपने शरीर को देखती है और यकीन नहीं कर पाती कि वो सच में ई रैंक से एसएसएस रैंक तक पहुंच गई है। वो भागकर हंजन के पास आती है और रोते हुए उसे धन्यवाद देने लगती है। दिया अपने गॉडफादर के पास जाती है और कहती है कि हंजन ने उसे बहुत बेइज्जत किया है और उसे दबाने की कोशिश की है, इसलिए उसे कुछ करना होगा। एक्सुई यिंग उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उस बेवकूफ ने ई रैंक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए उसका टैलेंट अब बेकार हो चुका है। इसी वजह से वो उस शहर में उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता रहेगा। वो कहता है कि उसने शेनलन सिटी में होने वाले कल के स्पिरिचुअल मास्टर टेस्ट के लिए पहले से सब इंतजाम कर रखे हैं क्योंकि उस जगह पर वही सबसे बड़ा आदमी है। दिया उसे धन्यवाद देती है, लेकिन एक्सुई यिंग पूछता है कि सिर्फ धन्यवाद देने का क्या फायदा। वो पूछता है कि वो उसे बदले में क्या देने वाली है। असल में दोनों रिश्तेदार नहीं बल्कि प्रेमी थे। दिया हंसते हुए कहती है कि वो पुराने वाले ठिकाने पर जाने का सोच रही थी और उसे अच्छे से खुश करने वाली थी। एक्सुई यिंग हंसकर कहता है कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है, इस तरह उनकी रात बहुत अच्छी गुजरने वाली है। कुछ घंटों बाद खबरें तेजी से फैलने लगती है। खबरों में कहा जा रहा था कि उस शहर की एकेडमी के एक स्टूडेंट ने एसएसएस रिंग स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट अनलॉक किया है, लेकिन वो सुंदरता के पीछे इतना पागल है कि उसने खुद ही ई रैंक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मशहूर कमेंटेटर मकरहोर ने कहा कि उस लड़के में जिम्मेदारी की समझ नहीं है और उसका फैसला पूरी तरह बेवकूफी भरा और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक्सुई यिंग ने भी अपना काम कर दिया था। ब्लू सिटी डिफेंडर्स का एक्टिंग चीफ होने के नाते उसने कहा कि ये हंजन का निजी फैसला है और वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन डिफेंडर्स इस फैसले से निराश है। एक्सुई यिंग अपना पैसा लेते हुए कहता है कि उसने लोगों से फोरम पर हंजन के खिलाफ ढेर सारी नेगेटिव न्यूज पोस्ट करवाई है और ये काम सच में कर गया। दिया जोश में कहती है कि वो सच में कमाल का है। एक्सुई यिंग हंसते हुए पूछता है कि क्या यही उसकी खासियत नहीं है। दिया कहती है कि वो हर मामले में कमाल का है। एक्सुई यिंग कहता है कि पब्लिक ओपिनियन तो सिर्फ पहला कदम है, जब असली टेस्ट शुरू होगा तब वो हंजन को असली क्रूरता दिखाएगा। उधर एकेडमी में बाकी लोग अभी भी एक्साई जेन का मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि हंजन के दिमाग में जरूर
जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद वो उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया होगा। एक्साई जेन को लगता है कि ये सब उसकी गलती है। वो फिर से हंजन से माफी मांगती है, लेकिन हंजन उसे बार बार माफी मांगने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक स्टूडेंट है, इसलिए उसे खुद पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। फिर वो उसे अच्छी तरह खाना खाने के लिए कहता है ताकि स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर टेस्ट में वो पीछे न रह जाए। एक्साई जेन खुश होकर उसे धन्यवाद देती है। हंजन कहता है कि उन जोकरों की बातों पर ध्यान मत दो, उन्हें जितना नाचना है नाचने दो, बाद में बस अपनी ताकत दिखा देना। तभी वैंग ल्यूमो दिया के साथ वहाँ पहुँचता है। वो पूछता है कि क्या हंजन सच में वही इंसान है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। बाहर लोग कह रहे हैं कि वो एसएसएस रैंक जीनियस है, लेकिन शायद वो उतना खास नहीं है। हंजन पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी अकड़ते हुए कहता है कि वो इस शहर का नया स्पिरिचुअल मास्टर वैंग ल्यूमो है। ये सुनकर हंजन हंस पड़ता है और कहता है कि तो तुम वैंग कॉर्नो हो। वैंग ल्यूमो गुस्से में पूछता है कि वो किस बात पर हंस रहा है, लेकिन हंजन कहता है कि रहने दो, वो ये मजाक समझ नहीं पाएगा। दिया वैंग ल्यूमो से कहती है कि हंजन के साथ ज्यादा करीब मत बनो, वो सिर्फ एक नाकाम स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है जिसने खुद अपनी बर्बादी चुनी है। जल्द ही उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। फिर वो वैंग ल्यूमो को साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि टेस्ट शुरू होने वाला है और उन्हें वहां पहुंचना है। वैंग ल्यूमो कहता है कि बाद में वो हंजन को अपनी ताकत दिखाएगा। कुछ देर बाद एक आदमी घोषणा करता है कि स्पिरिचुअल मास्टर टेस्ट शुरू होने वाला है। वो बताता है कि टेस्ट के हर स्टेज की मुश्किल अलग अलग है। जो भी कम से कम एक स्टेज पार कर लेगा उसे क्वालिफाइड माना जाएगा। फिर वो पहले जोड़े को आगे आने के लिए कहता है। वह दिया और वैंग ल्यूमो का नाम पुकारता है। दोनों अरीना में पहुंचते हैं। एक पोर्टल खुलता है और डिफिकल्टी लेवल 1 टेस्ट शुरू हो जाता है। उनका सामना ब्लैक ऑयस्टर मॉन्स्टर से होता है। वैंग ल्यूमो कहता है कि अब शुरू करने का समय आ गया है। दिया तुरंत सिल्वर स्पीयर में बदल जाती है। मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वैंग ल्यूमो आसानी से बच जाता है और हमला करता है। हालांकि उसका पहला अटैक ज्यादा असरदार नहीं होता। वो दोबारा हमला करता है और इस बार मॉन्स्टर के शरीर में एक बड़ा छेद कर देता है। ये देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वो एस रैंक स्पिरिचुअल मास्टर है, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। एक दर्शक कहता है कि वो मॉन्स्टर को एक ही वार में नहीं मार पाया, लेकिन फिर भी उसका प्रदर्शन काफी अच्छा था। पहले डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज वेतिन थोड़ा निराश होकर अपने टीचर से कहता है कि ये स्टूडेंट्स अभी भी ब्लैक ऑयस्टर को मारने में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि ये मॉन्स्टर वर्कर्स टीम के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। टीचर उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि उसने उसे कई बार कहा है कि उस जगह का बॉस बनकर बात मत किया कर। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज लिन चुन कहते हैं कि एस रैंक स्पिरिट होने के नाते उसे मॉन्स्टर को एक ही वार में मार देना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ लगभग 20% ही कमजोर पड़ गई है। वो कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल सोर्स लगातार लीक हो रहा है। शान समझ जाता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए वो बात बदलने की कोशिश करता है। उधर अरीना के अंदर दोनों को डिफिकल्टी लेवल 7 कॉम्बैट टेस्ट पास करने पर बधाई दी जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने एकेडमी के पुराने डिफिकल्टी लेवल 6 वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ऑडियंस कहती है कि वे सच में इसके हकदार हैं। आखिर दोनों एस रैंक है, लेकिन हंजन उस बेवकूफ ने जो ई रैंक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सब लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि बाद में उसका चेहरा कैसा होगा। इवैल्यूएटर अगले पैर को बुलाता है। हंजन और एक्साई जेन अरीना में जाते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है हंजन हैरान रह जाता है। डिफिकल्टी लेवल एक टेस्ट में 10 ब्लैक ऑयस्टर्स खड़े थे, यानी वैंग ल्यूमो के टेस्ट से 10 गुना ज्यादा। एक्साई जेन कंफ्यूज होकर कहती है कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल तो सिर्फ 1 है, फिर यहाँ 10 एनिमीज क्यों हैं? ऑडियंस भी समझ जाती है कि लोग जानबूझकर हंजन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इससे मामला और भी मजेदार हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि हंजन यही डिजर्व करता है। उसने ई रैंक स्पिरिट चुना है और हमेशा शो ऑफ करता रहता है, इसलिए उसे सबक मिलना चाहिए। इवैल्यूएटर समझाता है कि टेस्ट की डिफिकल्टी हर इंसान के लिए अलग होती है और क्योंकि वे सिर्फ एलीट लोगों को चुनना चाहते हैं, इसलिए ट्रिपल एस रैंक टैलेंट वालों के लिए टेस्ट बाकी लोगों से 10 गुना मुश्किल रखा जाता है। लेकिन सच ये था कि एक्सुई यिंग ने उसे पहले ही कह दिया था कि हंजन के लिए टेस्ट जितना मुश्किल बना सकता है बना दे, क्योंकि हंजन को किसी भी हालत में पास नहीं होना चाहिए। इवैल्यूएटर मन ही मन सोचता है कि उसे हंजन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गलती हंजन की भी थी। उसे ऐसे लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए था। मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हंजन बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है सब एक साथ आ जाओ। फिर वो बजाना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड में उसके सामने मौजूद सभी 10 मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। ये देखकर कोई यकीन नहीं कर पाता। लोग पूछ
सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में ई रैंक स्पिरिट की पावर है। अगर ये ई रैंक बेकार है तो फिर बाकी स्पिरिट्स क्या है। प्रोफेसर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। चिंग कहता है उसे खुद इतनी ब्लैक ऑयस्टर्स खत्म करने में 30 सेकंड लगे थे, लेकिन हंजन ने ये काम सिर्फ 1 सेकंड में कर दिया। लिन चुन कहता है कि हंजन बहुत ताकतवर है, लेकिन टेस्ट के रूल्स उसकी स्पीड को पकड़ ही नहीं पा रहे। डिफिकल्टी पहले ही काफी बढ़ा दी गई थी। जिन चुन समझाता है कि ये डीप ब्लू सिटी प्रोटेक्टर्स द्वारा लिया जा रहा अस्थायी टेस्ट है। उनका मानना है कि यंग टैलेंट्स को अपनी पावर बर्बाद नहीं करनी चाहिए और गलत एग्जाम्पल नहीं बनना चाहिए। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, वो लड़का इतना ताकतवर कैसे है। किंग कहता है कि कोई बात नहीं, उनके समय में भी टेस्ट की डिफिकल्टी ऐसी ही थी। आज के बच्चे बहुत आराम में रहे हैं, उन्हें बहुत पहले से और ज्यादा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी। प्रोफेसर कहता है कि अब उसकी दिलचस्पी बढ़ गई है। वो देखना चाहता है कि हंजन की लिमिट आखिर कहां तक है। डिफिकल्टी लेवल 2 टेस्ट शुरू हो जाता है। इस बार 20 ब्लैक ऑयस्टर्स सामने आ जाती है। हंजन फिर से बजाना शुरू करता है। वो हार्ट ब्रेकिंग मेलोडी बजाता है जो दुनिया के अंत में अपनी सोलमेट को खोजने वाली धुन कहलाती है। वो फिर अटैक करता है। इस बार निकली हुई एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि सभी 20 मॉन्स्टर्स एक साथ खत्म हो गए। हंजन पूछता है बस इतना ही? ये तो बिल्कुल काफी नहीं है। स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं कि ये तो हद हो गई। हंजन की बात सीधे ऑफिशियल्स के मुंह पर थप्पड़ जैसी लग रही है। किंग कहता है कि अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। वो किसी भी हालत में हंजन को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में ले जाएगा। लेकिन थर्ड डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज ये क्यों कहता है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट तो डेथ स्क्वाड है, नए लोगों को फ्रंट लाइन पर भेजना ठीक नहीं, वरना वे बाद में मर जाएंगे। इसलिए हंजन को पहले थर्ड डिस्ट्रिक्ट में आकर ग्रो करना चाहिए। किंग तुरंत पूछता है कि क्या वो हंजन को चुराने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों हंसते हुए कहता है कि उसकी भाभी यहाँ नहीं है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं। किंग जवाब देता है कि लगता है उसे काफी समय से मार नहीं पड़ी, तभी वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तभी फोर्थ डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज शेंजिकी बीच में कूद पड़ता है। वो कहता है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और थर्ड डिस्ट्रिक्ट दोनों फ्रंट लाइन बैटलफील्ड्स हैं। वहाँ नए लोगों को भेजना सही नहीं, इसलिए हंजन को फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए और रूइंस एक्सप्लोरेशन से शुरुआत करनी चाहिए। किंग और येक्यू दोनों एक साथ चिल्लाते हैं चुप हो जा। प्रोफेसर तीनों को डांटता है और कहता है कि बहस बंद करो। फिर वो जिन चुन से पूछता है कि वो इस टेस्ट के बारे में क्या सोचता है। जिन चुन कहता है कि ब्लैक ऑयस्टर्स की स्किन और फ्लैश बहुत मजबूत होती है, लेकिन हंजन की जिद साउंड उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट डालती है, इसलिए वे सिर्फ नंबर्स के भरोसे नहीं जीत सकते। इसलिए वो सुझाव देता है कि हंजन के लिए हाईएस्ट इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड लागू किया जाए। प्रोफेसर उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अब से वही होगा। एक्सुई यिंग ये सुनकर सोचता है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड के बाद शायद हंजन पास नहीं कर पाएगा। इवैल्यूएटर को ऊपर से आदेश मिल जाता है। वो घोषणा करता है कि हायर अप्स के आदेश पर टेस्ट की डिफिकल्टी हाईएस्ट स्टैंडर्ड तक बढ़ा दी गई है। डिफिकल्ट वाई लेवल 3 शुरू हो जाता है। इस बार 10 सेकंड ऑर्डर जायंट लिजर्ड्स और 10 सेकंड ऑर्डर थंडरबर्ड्स सामने आ जाते हैं। ऑडियंस हैरान रह जाती है। वे कहते हैं कि 20 सेकंड ऑर्डर बीस्ट्स कुछ ज्यादा ही नहीं है। जायंट लिजर्ड्स डिफेंस में माहिर है और थंडरबर्ड्स डैमेज देने में। दोनों की टीम अप तो लेवल 2 स्पिरिचुअल मास्टर के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। हंजन उन्हें देखकर कहता है तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? ये तो बहुत कम है, इससे तो मैं और भी ज्यादा जीनियस दिखूंगा। वैंग ल्यूमो गुस्से से कहता है कि हंजन सिर्फ एक घमंडी आदमी है। उसी समय 20 बीस्ट्स अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं और थंडरबर्ड्स सबसे पहले हमला कर देते हैं। वो अपनी धुन बजाना शुरू करता है और कुछ वॉरियर्स को अटैक करने भेजता है। वॉरियर्स जायंट लिजर्ड्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थंडरबर्ड्स उन्हें आसानी से खत्म कर देते हैं। लेकिन लगता है कि यही हंजन चाहता था। उसे एक मौका दिखाई देता है और वो फॉर्मेशन ब्रेकिंग सॉन्ग का इस्तेमाल करते हुए आगे कूद जाता है। वो कहता है कि इसे तोड़ना उसके लिए किसी साधारण कागज को फाड़ने जैसा है। लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो थंडरबर्ड्स के अटैक के बीच से निकलकर एक साथ काउंटर अटैक कैसे कर पाया। और एक लेवल एक स्पिरिचुअल मास्टर का शरीर होने के बावजूद वो सेकंड ऑर्डर इंसेक्ट्स के पूरे झुंड को हरा चुका था, जो उससे कई गुना बड़े थे। आखिर वो ये सब कैसे कर रहा था? कुछ मॉन्स्टर्स जो अभी बचे हुए थे हंजन पर अटैक करने लगते हैं। वो फिर से फॉर्मेशन ब्रेकिंग सॉन्ग का इस्तेमाल करता है और एक पल में सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। ऑडियंस पूछती है कि क्या वह सच में फिर से जीत गया? ये यकीन करना मुश्किल है कि आज के मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक इंसान यहाँ मौजूद है। वैंग ल्यूमो सोचने लगता है कि आखिर वो लड़का अभी और कितनी ताकत छुपा रहा है। इवैल्यूएटर घोषणा करता है कि डिफिकल्टी लेवल 3 टेस्ट पूरा हो चुका है। किंग कहता है कि सारी मुश्किलों के बावजूद हंजन ने आर्मोर्ड जायंट लिजर्ड और थंडरबर्ड्स को सिर्फ 2 मूव्स में खत्म कर दिया। जिन चुन समझाता है कि हंजन की जिद इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो उसकी स्पीड कम से कम 10 गुना बढ़ा देती है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। प्रोफेसर खुद से पूछने लगता है कि हंजन के साथ खड़ी एक्साई जेन सच में सिर्फ ई रैंक स्पिरिट है क्या? क्योंकि इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है।
वो अफू को बुलाता है। बटलर सामने आकर कहता है कि वो अपने मास्टर के आदेश का इंतजार कर रहा है। प्रोफेसर कहता है कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट का रैंक पहचानने की एबिलिटी है, इसलिए वो एक्साई जेन का रैंक चेक करे। अफू कहता है कि वो पहले ही उसे चेक कर चुका है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। शायद उस लड़की की हालत मिस लिंजन जैसी ही है। प्रोफेसर हैरान होकर पूछता है कि क्या वो लिंजन की बात कर रहा है। अवेकनिंग स्टोन ने उसे ई रैंक दिखाया था, लेकिन उसका टैलेंट पहचान नहीं पाया था, तो वे एक ही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। एक्साई जेन इतनी ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसने हंजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अफू कहता है कि ये एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी है और वो इस पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकता। प्रोफेसर सोचता है कि ये मामला बहुत अजीब है। अगर ये सच है तो लिंजन और हंजन का मिलना जरूरी है। फिर वो अफू से पूछता है कि उस ई रैंक स्पिरिट लिंजन का नाम क्या था। अफू जवाब देता है शेनोंग ट्राइपॉड। उधर हंजन इवैल्यूएटर से कहता है कि वो चैलेंज जारी रखना चाहता है। इवैल्यूएटर पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है। हंजन कहता है कि हाँ। इवैल्यूएटर मान जाता है और कहता है कि आजकल के युवाओं में बहुत एनर्जी है। फिर वो उसे सावधान रहने को कहता है। डिफिकल्टी लेवल 4 शुरू हो जाता है। मॉन्स्टर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हंजन आराम से उन सबको खत्म करता जाता है। वो उनसे कहता है कि अपनी लिमिट्स दिखाओ। वो आगे बढ़ता रहता है और हर टेस्ट को बहुत आसानी से पार करता जाता है। इवैल्यूएटर ये देखकर डर जाता है और कहता है कि हंजन लगातार 9 लेवल्स पार कर चुका है, अब उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन हंजन मना कर देता है और कहता है कि वो लेवल 10 तक चैलेंज पूरा करना चाहता है। इवैल्यूएटर घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है। जब से ये टेस्ट शुरू हुआ है, कोई भी लेवल 10 चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाया। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि चाहे हंजन कितना भी जीनियस क्यों न हो, वो अभी अभी अवेकन हुआ है, इसलिए उसके लिए लेवल 10 चैलेंज पूरा करना नामुमकिन है, क्योंकि लेवल 10 फाइनल चैलेंज है और वहाँ थर्ड ऑर्डर मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसे अभी हार मान लेनी चाहिए। जिन कहता है कि अपने समय में वो लेवल 9 तक पहुंचा था, लेकिन पिछले 100 सालों का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बाद में रीसेट कर दिया गया था। जिन चुन कहता है कि वो लड़का सच में एक बड़ा टैलेंट है, इसलिए शायद उसे सेकंड डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। लेकिन किंग का सब्र खत्म हो जाता है। वो गुस्से में आकर पूछता है कि क्या कोई और भी उसके सामने उसके स्टूडेंट को चुराने की कोशिश करेगा। जिन चुन भी अब किसी बात की परवाह नहीं कर रहा था। हंजन को पाने के लिए वो 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटेगा। ये कहते हुए वह भी अपनी ऑरा छोड़ना शुरू कर देता है। उधर अरीना में इवैल्यूएटर हंजन को समझाता है कि अगर वो लेवल 10 चैलेंज पर अड़ा रहता है तो वो उसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसे पहले से बता देना चाहता है कि उसकी मौजूदा हालत में जीतना नामुमकिन है। हंजन कहता है कि वो इवैल्यूएटर की बात से सहमत है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ मिनट चाहिए ताकि वो आराम करके फिर से शुरू कर सके। इवैल्यूएटर बताता है कि टेस्ट के रूल्स के मुताबिक हर मैच के बीच रेस्ट टाइम 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। हंजन कहता है कि उसे सिर्फ एक गाने का समय चाहिए, फिर वो रैपिड रिकवरी एक्टिवेट कर देता है। बाकी स्टूडेंट्स अपनी इज्जत तक भूल जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत जलन हो रही है, क्योंकि हंजन अब अपनी साइकिक एनर्जी भी रिकवर कर सकता है और ऐसा लग रहा था कि वो अटैक भी कर सकता है, सपोर्ट भी दे सकता है, लोगों को मजबूत भी कर सकता है और हील भी कर सकता है। ये स्पिरिट सच में हर काम करने वाला स्पिरिट था, यहाँ तक कि अब ये डरावना लगने लगा था। उधर जिनचुन, किंग और बाकी लोग लगभग एक ऐसी लड़ाई शुरू करने वाले थे जो पहले कभी नहीं हुई थी, सिर्फ ये तय करने के लिए कि हंजन किसके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। तभी एक और आदमी वहाँ पहुँचता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो डिस्ट्रिक्ट 5 का इंचार्ज लील जिनचुन था। वो पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि साइकिक एनर्जी रिचार्ज करने वाला और घायल लोगों को हील करने वाला स्पिरिट फ्रंट लाइन पर भेजना सही रहेगा? फिर वो उनकी तरफ देखकर पूछता है, या तुम लोग भी हंजन को छीनने की कोशिश कर रहे हो? जिंगशन कहता है कि हंजन को 5th डिस्ट्रिक्ट के साथ जाने देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बैटलफील्ड में स्पिरिचुअल मास्टर्स की मौत की रेट कम से कम 30% तक कम हो जाएगी। ये सुनते ही किंग और जिनचुन अपनी ऑरा और भी ज्यादा छोड़ देते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। प्रोफेसर का सब्र जवाब दे देता है। वो अपनी ऑरा का दबाव छोड़ता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो उन्हें तुरंत रुकने का आदेश देता है। वो कहता है कि 8th ग्रेट वॉर में हर डिस्ट्रिक्ट ने अपना काम पूरी तरह निभाया था और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ने हजारों किलोमीटर जमीन जीतने में सबसे बड़ा रोल निभाया था। सेकंड डिस्ट्रिक्ट ने सारी स्ट्रैटेजीज बनाई थी। थर्ड डिस्ट्रिक्ट लगातार अपना इलाका बढ़ा रहा था। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रहस्यों की खोज कर रहा था और सच्चाई का पीछा कर रहा था। फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट ने खतरनाक इलाकों की रक्षा की थी। सेवेंथ डिस्ट्रिक्ट महासागरों में घूमता था और 8th डिस्ट्रिक्ट पर्दे के पीछे छिपकर काम करता था।
ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स ग्रेट एक्साई की रीढ़ है। यही लोगों के लिए आसमान को थामे हुए हैं ताकि वे शांति से जी सके। प्रोफेसर कहता है कि वो काफी समय से 9th डिस्ट्रिक्ट बनाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आज तक पहला कदम नहीं उठा पाया। किंग हैरान होकर पूछता है कि क्या प्रोफेसर सच में 9th डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन जिन चुन के मन में एक और सवाल था, क्या हंजन सच में इतना दबाव संभाल पाएगा। उसी समय लेवल 10 शुरू हो जाता है। एक 3rd ऑर्डर बीस्ट रेड फ्लेम सामने आ जाता है। प्रोफेसर हंजन से कहता है कि डिफिकल्टी लेवल 10 शुरू हो चुका है। उसे सिर्फ 3 मिनट तक इस बीस्ट के अटैक्स के सामने टिके रहना है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे विनर माना जाएगा। मॉन्स्टर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है, जिससे ऑडियंस पीछे की तरफ धकेल दी जाती है। जब सबकी नजर हंजन पर पड़ती है तो वे देखते हैं कि वो बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा। लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो पागल हो गया है। आखिर सामने 3rd ऑर्डर बीस्ट खड़ा है। अगर वो मर गया तो वापसी का कोई मौका नहीं होगा। हंजन एक्साई जेन से पूछता है कि क्या वो तैयार है। एक्साई जेन कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि हंजन जो भी फैसला लेगा वो हमेशा बिना किसी शर्त उसके साथ खड़ी रहेगी। हंजन आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि एक असली स्पिरिट मास्टर सिर्फ भागने और जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ता। मॉन्स्टर अटैक करता है लेकिन हंजन आसानी से बच जाता है। फिर वो नेचर स्पिरिट स्किल 1000 माइल्स स्टॉर्म एक्टिवेट करता है और वाइंड अटैक छोड़ता है। उसका अटैक देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो दिखा देता है कि इस कहानी का असली मेन कैरेक्टर कौन है। हंजन मॉन्स्टर से माफी मांगता है और कहता है कि उसे जल्दी जीतना पड़ेगा। फिर वो एक विशाल टॉर्नेडो बना देता है जो फायर मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर पूरी ताकत से विरोध करता है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। स्टूडेंट्स हैरान होकर पूछते हैं कि क्या उसने सच में उस बीस्ट को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है। वो 3rd ऑर्डर मॉन्स्टर था। ये इतना बड़ा कारनामा था कि अब ये एक नया रिकॉर्ड बन चुका था जिसे शायद कोई कभी नहीं तोड़ पाएगा। वैंग ल्यूमो गुस्से में बड़बड़ाता है और पूछता है कि वो आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। दिया भी खुश नहीं थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हंजन सारी अटेंशन अपने नाम कर चुका है, लेकिन हंजन का शरीर जवाब देने लगा था। इतनी हाई लेवल मैजिक इस्तेमाल करने की कीमत बहुत भारी थी। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे टेस्ट पास करने की बधाई देता है। वो कहता है कि हंजन अब 2nd टेस्ट स्पेस में पहुंच चुका है। हंजन पूछता है कि वो कौन है। जिन चुन अपना परिचय देता है। वो कहता है कि वो 2nd वॉर जोन का इंचार्ज है और कुछ सवाल पूछने आया है। वो पूछता है कि आखिर में कौन जीतेगा, ज़र्ग्स या ह्यूमंस। हंजन जवाब देता है कि ज़र्ग्स जीत सकते हैं लेकिन ह्यूमंस कभी हारेंगे नहीं। जिन चुन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि ये बहुत दिलचस्प जवाब है। फिर वो पूछता है कि स्पिरिट मास्टर बनने के बाद हंजन आखिर किस लिए लड़ता है। हंजन अपने सीने पर हाथ मारता है और कहता है कि वो इसलिए लड़ता है ताकि ज़र्ग्स उसके लोगों को नुकसान न पहुंचा सके, ताकि उसके घर के लोग शांति से रह सकें, काम कर सकें और आराम से जिंदगी जी सकें। वो ग्रेट एक्साई का झंडा पूरी धरती पर लहराने के लिए लड़ता है और ग्रेट एक्साई की पुरानी शान वापस लाने के लिए लड़ता है। ये सुनकर प्रोफेसर मुस्कुराता है और कहता है कि ये बहुत बढ़िया जवाब था। फिर वो पूछता है कि क्या हंजन उसे अपना मास्टर बनाना चाहेगा। जिन चुन बताता है कि उनके सामने खड़े इंसान का नाम लियू टोंग है। हंजन चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में ले फैमिली के लियू टोंग है। ले फैमिली ग्रेट एक्साई एम्पायर की सबसे ताकतवर फैमिली मानी जाती है। 100 साल पहले 3 ज़र्ग एम्परर्स ने मिलकर ग्रेट एक्साई को हराने की कोशिश की थी। उस समय ग्रेट एक्साई का अस्तित्व खतरे में था, लेकिन सबसे मुश्किल समय में लियू टोंग ने अकेले तीनों ज़र्ग एम्परर्स को 1 वर्सेस 3 लड़ाई में हरा दिया था और पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया था। हंजन यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या वो सच में लियू टोंग जैसे इंसान को अपना मास्टर बना सकता है। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहता है कि बिल्कुल बना सकता है, अगर हंजन चाहे तो अभी इसी वक्त। हंजन एक पल भी नहीं सोचता और तुरंत मान जाता है। वो लियू टोंग को मास्टर कहकर संबोधित करता है। लियू टोंग उसे देखकर हंसता है और कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। असल में हंजन उसी तरह का डिसाइपल है जैसा उसे पसंद है। लियू टोंग कहता है कि ये पहली बार है जब दोनों सही मायने में बात कर रहे हैं, इसलिए उसके पास अपने नए डिसाइपल को देने के लिए कोई खास चीज नहीं है। फिर वो एक रिंग निकालता है और कहता है कि ये रिंग 9th ज़र्ग एम्परर की हड्डियों से बनाई गई थी, जिसे उसने खुद मारा था। इस रिंग के अंदर एक पर्सनल स्पेस है जिसमें चीजें रखी जा सकती है और अब ये रिंग हंजन की होगी। हंजन हैरान रह जाता है। रिंग से बहुत भयानक डेथ, ऑरा और पावर निकल रही थी। अगर सिर्फ हड्डियां ही इतनी ताकतवर हैं, तो जिंदा रहते समय 9th ऑर्डर ज़र्ग
ड्रैग एम्परर कितना ताकतवर रहा होगा। लियू टोंग आगे समझाता है कि ये रिंग कमजोर मॉन्स्टर्स को दूर रख सकती है, लेकिन जब बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स इसका सामना करेंगे तो उनके अंदर रिंग के मालिक पर अटैक करने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर लियू टोंग कहता है कि अगर हंजन को चिंता है तो अभी के लिए उसे उस रिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हंजन रिंग अपनी उंगली में पहन लेता है और कहता है कि ये उसके मास्टर का गिफ्ट है, इसलिए वो इसे जरूर इस्तेमाल करेगा। लियू टोंग हंस पड़ता है और कहता है कि उसे हंजन का ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। फिर वो जिन चुन की तरफ देखकर कहता है कि हंजन उन निकम्मों जैसा नहीं है जो रिंग मिलने के बाद भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद लियू टोंग बात बदल देता है। वो कहता है कि अब बेकार की बातें बंद करनी चाहिए। हंजन और एक्साई ज़ेन ने अभी अभी टेस्ट खत्म किया है और उनकी काफी एनर्जी खर्च हो चुकी है, और क्योंकि वो आज बहुत खुश है इसलिए वो सबको एक शानदार खाना खिलाना चाहता है। कुछ देर बाद सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। लियू टोंग हंजन से कहता है कि उसने उसके सीनियर ब्रदर्स को भी बुलाया है ताकि वो सबसे मिल सके। जिन चुन दोबारा अपना परिचय देता है। वो कहता है कि वो सेकंड वॉर जोन का इंचार्ज है और दोनों पहले भी मिल चुके हैं। इसके बाद लियू टोंग बाकी लोगों का परिचय कराता है। हंजन और एक्साई ज़ेन खड़े होकर कहते हैं कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जेक कहता है कि अब वे सब एक ही परिवार का हिस्सा है, इसलिए इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर वो बताता है कि बाकी ब्रदर्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सिक्स्थ ब्रदर बॉर्डर पर है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। सेवंथ ब्रदर विदेश में है, इसलिए वो भी कुछ समय तक नहीं आएगा। तभी अचानक एथ ब्रदर सामने आ जाता है और कहता है कि उसे अलग से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद यहाँ मौजूद है। वो हंजन को एक कार्ड देता है और कहता है कि उस पर उसका नंबर लिखा है। अगर कभी हंजन किसी खतरे में फंस जाए तो उसे कॉल कर सकता है, लेकिन उसे याद रखना होगा कि उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। ये कहकर एथ ब्रदर अचानक गायब हो जाता है। हंजन कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि एथ ब्रदर की पर्सनैलिटी सच में बहुत अजीब है। तभी जिन चुन एक बॉक्स हंजन की तरफ फेंकता है और कहता है कि ये उसके सीनियर ब्रदर्स की तरफ से गिफ्ट है। उसके अंदर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स, बैटल क्लोथ्स और कई दूसरी काम की चीजें हैं। हंजन सबको गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है। इस समय एक लेडी गुस्से में अंदर घुसती है और एक्साई ज़ेन पर चिल्लाते हुए पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि उसके पीछे से बैंक्वेट खाने पर उसे सजा मिलेगी। एक्साई ज़ेन अपनी आंट को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंट लगातार चिल्लाती रहती है। वो कहती है कि एक्साई ज़ेन पहले उसके घर में खाती थी, लेकिन अब थोड़े पैसे और स्टेटस मिलते ही उसे भूल गई है और मजे कर रही है। एक्साई ज़ेन समझाने की कोशिश करती है कि बात वैसी नहीं है, लेकिन उसकी आंट सीधे उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है और पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की। तभी हंजन बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाकर कहती है कि उसका हाथ छोड़ दे। फिर कहती है कि वही लड़का है जिसने एक्साई ज़ेन को बहकाया है। हंजन पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। उसकी आंट कहती है कि उसने इतने साल एक्साई ज़ेन को पाला है, इसलिए उसे मुआवजा चाहिए। एक्साई ज़ेन ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपनी आंट से तुरंत रुकने को कहती है, लेकिन उसकी आंट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि एक्साई ज़ेन की हिम्मत कैसे हुई उस पर चिल्लाने की। सिर्फ टेस्ट पास कर लेने का मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे कर सकती है। फिर वो जोर से चिल्लाकर सबको सुनाती है कि उसका न्यू एंड फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर एक्साई ज़ेन ने दोबारा उससे ऊंची आवाज में बात की तो वो स्पिरिचुअल मास्टर्स के बीच उसका जीना मुश्किल कर देगी। जेक ये सुनकर पूछता है कि उसने अभी क्या कहा, लेकिन वो औरत उल्टा उससे पूछती है कि वो कौन है और क्या चाहता है। फिर वो लियू टोंग की तरफ उंगली करके कहती है कि वो शायद ज़ेन फैमिली का पेट्रियार्क होगा। अगर वो एक्साई ज़ेन को अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसे डाउरी, हाउस, कार और बाकी सब चीजें उसके नाम करनी होंगी। वो आगे कहती है कि उसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉर जोन्स में भी कॉन्टैक्ट्स है। अगर उसकी बातें नहीं मानी गई तो वो सबकी जिंदगी मुश्किल कर देगी। लियू टोंग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो अपने लोगों से पूछता है कि वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं। वो औरत अभी अभी उसे बूढ़ा कह चुकी है और डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेकर उसे धमका भी रही है। तुरंत तीनों लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वो औरत अभी भी अकड़ में रहती है। वो लियू टोंग से पूछती है कि क्या वह उसे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। उसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। कुछ ही सेकंड बाद उसका फोन बज उठता है। वो कॉल उठाती है और अपने अंकल से पूछती है कि क्या उसके पास बात करने का समय है, लेकिन दूसरी तरफ से उसका अंकल उसे बुरी तरह डांट देता है। वो पूछता है कि क्या वो पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। फिर वो कहता है कि ध्यान से सुन ले, आज के बाद दोनों फैमिलीज का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लियू टोंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि अभी कुछ देर पहले वो कह रही थी कि उसके ऊपर भी लोग हैं, लेकिन अब लगता है कि कोई नहीं बचा।
वो अपने अंकल को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंकल उसे चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि अगर उसे मरना है तो अकेले मरे, बाकी लोगों को साथ मत डुबो। और सबसे जरूरी बात, आज के बाद कभी भी हंजन और एक्साई जेन की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। ये सुनते ही उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रेस्टोरेंट का वेटर उसके पास आता है और कहता है कि वो अंदर और हंगामा न करे, लेकिन वो औरत फिर चिल्लाने लगती है। वो पूछती है कि उसने क्या गलत किया है। असली गलती तो उन लोगों की है जो उसे दबा रहे हैं। फिर वो जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगती है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वो कहती है कि सब लोग देखो, स्पिरिचुअल मास्टर्स एक आम औरत को परेशान कर रहे हैं। लियू टोंग ये सब देखकर तंग आ जाता है। वो कहता है कि वो औरत बहुत शोर मचा रही है। फिर वो उसे तुरंत चुप करा देता है। एक्साई जेन पूरी तरह शर्मिंदा हो चुकी थी। वो लियू टोंग से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन लियू टोंग सिर हिलाकर कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो इसे एक्साई जेन की गलती नहीं मानता। वो कहता है कि एक्साई जेन की किस्मत खराब थी कि उसे इतनी बेवकूफ औरत के साथ रहना पड़ा, लेकिन आज के बाद सब बदल जाएगा। अब हंजन, उसके सीनियर ब्रदर्स और वे सभी लोग एक्साई जेन का परिवार है। फिर लियू टोंग साफ कहता है कि अब उसे उस औरत के घर वापस जाने की जरूरत नहीं है। चाहे एक्साई जेन हो या हंजन, दोनों उसके घर में रह सकते हैं। एक्साई जेन खुशी के मारे रो पड़ती है और प्रोफेसर को हर चीज के लिए धन्यवाद देती है जो वो उन दोनों के लिए कर रहे हैं। लियू टोंग उसे इतना फॉर्मल न होने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब वे सब एक परिवार है, इसलिए साथ में खाना खा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। फिर वो खाना तैयार करना शुरू करता है और कहता है कि फेमस 9 ग्रिल्स डिनर खाते समय कुछ रूल्स होते हैं। बीच वाली ग्रिल हॉट पॉट डिशेस के लिए होती है, जिन्हें सर्व होते ही खा लेना चाहिए। बाकी 4 बड़ी ग्रिल्स खाना पकाने के लिए है और कोनों में मौजूद 4 छोटी ग्रिल्स धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाने के लिए होती है। लेकिन हंजन इस बात को दूसरे मतलब में समझ लेता है। वो अपने मास्टर से पूछता है कि वो आखिर क्या है, उबला हुआ, पकाया हुआ या फिर धीरे धीरे पकने वाला। लियू टोंग हंसकर कहता है कि सच बोलूं तो उसे भी नहीं पता, क्योंकि हर इंसान का अपना रास्ता होता है और किसी का फ्यूचर कोई नहीं जान सकता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। हंजन इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी लियू टोंग को कुछ अजीब लगता है। वो ग्रिल की तरफ देखता है और पूछता है कि उसका पोक बेली और स्टेक कहाँ गया। एक्साई जेन, जो अपने आदमी का बहुत ध्यान रखती थी, पहले ही सब कुछ उठाकर हंजन की प्लेट में रख चुकी थी। हंजन बात बदलने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके सीनियर ब्रदर्स के स्पिरिट्स या उनकी वाइफ्स वहाँ क्यों नहीं है। जिन चुन पूछता है कि क्या हंजन और एक्साई जेन के बीच पहले से कोई ज्यादा करीबी रिश्ता है। एक्साई जेन शर्म से लाल हो जाती है, जबकि हंजन सीधा कहता है कि नहीं। जिन चुन समझाता है कि जब स्पिरिचुअल मास्टर और स्पिरिट के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है तो उन्हें एक तरह की रिप्लिकेशन एबिलिटी मिलती है। ये ज्यादा ताकतवर नहीं होती, लेकिन काफी काम की होती है। वो आगे बताता है कि स्पिरिट्स की 2 फॉर्म्स होती है, मटीरियलाइज्ड फॉर्म और ह्यूमनाइज्ड फॉर्म। फिर वो कहता है कि हंजन की भाभिया अभी ह्यूमनाइज्ड फॉर्म है और इस वक्त अपने अपने पोस्ट्स पर ड्यूटी कर रही है। ये सुनकर हंजन हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि इससे स्पिरिचुअल मास्टर्स और स्पिरिट्स चाहें तो साथ लड़ सकते हैं या अलग अलग भी लड़ सकते हैं। एक्साई जेन शर्म से लाल चेहरा लेकर कहती है कि ये तभी हो सकता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता हो। जिन चुन मौका देखकर कहता है कि वो काफी समय से एक बात जानना चाहता था। वो हंजन से पूछता है कि क्या एक्साई जेन सच में सिर्फ ई रैंक स्पिरिट थी। हंजन कहता है कि सच कहूं तो शुरुआत में वो सच में ई रैंक स्पिरिट थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो डिविनिटी एक्टिवेट कर सकती है। उसके बाद एक्साई जेन एसएसएस रैंक बन गई। ये सुनते ही तीनों लोग हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वो मजाक कर रहा है, क्या उसके पास सच में ऐसी अजीब एबिलिटी है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हंजन कहता है कि हाँ। फिर वो बताता है कि बाकी लोग सोचते हैं कि वो स्पिरिट्स को बिना सोचे समझे चुनता है, लेकिन वो कभी भी किसी साधारण स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अपने टैलेंट की वजह से अगर उसे कोई ऐसा स्पिरिट मिल जाए जिसके अंदर डिविनिटी हो तो वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, चाहे उसका रैंक कितना भी कम क्यों न हो। हंजन मन ही मन सोचता है कि एक्साई जेन जो किन्फू है, उसके अलावा एंशिएंट एरा की 9 और डिवाइन वेपन्स भी है, यानी कुल मिलाकर उसके पास 10 डिवाइन वेपन्स होंगी। लियू टोंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि इस एबिलिटी के बारे में उनके अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो जिन चुन को आदेश देता है कि हंजन और एक्साई जेन की पूरी जानकारी सीक्रेट रखी जाए और किसी को भी उनके बारे में कुछ पता न चले। इसके बाद बात तय हो जाती है और बाकी डिसाइपल्स अपने मास्टर को अच्छी खबरें सुनाने लगते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने जर्ग्स के खिलाफ लगातार 19 बैटल्स जीती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 खोए हुए टेरिटरीज भी वापस ले लिए हैं और ग्रेट एक्साई का कुल टेरिटरी 20% तक बढ़ गया है। इसके अलावा जर्ग्स के पतन की इन्वेस्टिगेशन में भी उस साल काफी प्रोग्रेस हुई है। लियू टोंग
खुश होकर टोस्ट उठाता है और कहता है कि ये सभी शानदार खबरें हैं, इसलिए वे ग्रेट XIA के फ्यूचर के नाम पर जाम उठाएं। कई घंटे बीत जाते हैं। काफी देर बाद हंजन अपने मास्टर से पूछता है कि क्या वो नशे में है। लिu टोंग हंस देता है और कहता है कि उसकी चिंता छोड़ो, उससे बेहतर होगा कि वे अपनी नई हाउस देख ले। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, हंजन हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मास्टर की शेनला सिटी में भी एक हाउस होगी। लिu टोंग समझाता है कि ये उसकी वाइफ का होम टाउन है। हंजन पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है और वो उनके साथ क्यों नहीं रहती। ये सवाल सुनकर लिu टोंग थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर गहरी सांस लेकर बताता है कि उसकी वाइफ एक बैटल में मर गई थी। लोगों को सिर्फ इतना याद है कि वो वापस आया और उसने 3 ज़र्ग एम्परर्स को मार दिया, लेकिन किसी को उसकी वाइफ का नाम तक याद नहीं है। यही बात उसे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि जब ये सब हुआ तब वो उसके साथ क्यों नहीं था। हंजन तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसे उनकी वाइफ का जिक्र नहीं करना चाहिए था। लिu टोंग सिर हिलाकर कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो हंजन को समझाता है कि उसे XIA ज़ेन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। वो कहता है कि स्पिरिट्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट्स नहीं होती और न ही सिर्फ लड़ाई के टूल्स होती है, वे भी इंसान हैं जिनके पास भावनाएं और दिल होता है। और सबसे जरूरी बात, XIA ज़ेन उसकी दूसरी आधी है। ये सुनकर XIA ज़ेन शर्म से हंजन की तरफ देखने लगती है। हंजन अपने मास्टर का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वो पूरी जिंदगी XIA ज़ेन का ख्याल रखेगा। फिर वो लिu टोंग से पूछता है कि क्या वो अपनी वाइफ का नाम बता सकते हैं, क्योंकि अगर कोई उसका नाम याद रखेगा तो वो दुनिया से पूरी तरह कभी गायब नहीं होगी। ये सुनकर लिu टोंग हैरान रह जाता है। वो कहता है कि हंजन सच में बाकी लोगों से अलग है। फिर वो बताता है कि उसकी वाइफ का नाम लिंगी था। उस ऐतिहासिक बैटल में उसने एक ज़र्ग एम्परर को मार गिराया था, जबकि लिंगी ने बाकी 2 एम्परर्स के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। अगर लिंगी आज जिंदा होती तो एम्पायर को बचाने का सम्मान उससे कहीं ज्यादा उसी को मिलना चाहिए था। ये कहते हुए लिu टोंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। फिर वो हंजन से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो कोई भी कमरा चुन ले जो उसे पसंद हो और जाकर थोड़ा आराम कर ले। लिu टोंग अपनी वाइफ की फोटो लेकर बाहर चला जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने अपनी वाइफ के साथ बैठकर चांद कब देखा था। लेकिन तभी हंजन वहाँ आ जाता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि अब जब उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है तो वो और XIA ज़ेन आगे से उनके साथ बैठकर चांद देखा करेंगे। लिu टोंग दोनों को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि उन्हें इस तरह देखकर उसे अपने और अपनी वाइफ के जवान दिनों की याद आ जाती है। फिर वो हंजन से कहता है कि अगर वो सच में उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जिनसे वो प्यार करता है तो उसे और ताकतवर बनना होगा, इसलिए जल्द ही वो अपनी सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स उसे सिखाएगा। ये कहते हुए लिu टोंग अपनी ऑरा छोड़ता है और सिर्फ एक पंच से अपने सामने खड़े पेड़ को पूरी तरह तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि इस टेक्निक का नाम बकवा है। उसके अंदर कुल 8 लॉक्स हैं जो इंसानी शरीर के 8 खास हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जैसे ही सभी 8 लॉक्स खुल जाएंगे, इंसान अपनी लिमिट के पार पहुंच जाएगा। हंजन सिर्फ एक बार देखकर वैसा ही मूव करने लगता है जैसा लिu टोंग ने किया था। फिर वो पूछता है कि क्या वो सही रास्ते पर है। ये देखकर लिu टोंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। किंग को सिर्फ एक लॉक खोलना सीखने में आधा साल लग गया था, लेकिन हंजन ने सिर्फ एक बार देखकर ही इसे समझ लिया। हंजन ध्यान लगाकर कहता है कि उसे सही जगह पर एनर्जी महसूस हो रही है। अचानक लिu टोंग उस पर टूट पड़ता है और कहता है कि अब उसे 8 मॉर्टल फिस्ट्स टेक्निक के साथ लड़ना सीखना होगा। हंजन सीधे पंच खा लेता है। वो कई मीटर दूर जाकर गिरता है और दर्द से जमीन पर कांपने लगता है। लिu टोंग मन ही मन सोचता है कि उसे हंजन को सिखाना होगा कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं है। एक जीनियस को थोड़ा शांत रहना भी आना चाहिए, वरना आगे चलकर बड़ी परेशानी होगी। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है कि टैलेंट वाले डिसाइपल को सबक सिखाने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद दोनों ट्रेनिंग जारी रखते हैं, लेकिन असल में लिu टोंग हंजन की अच्छी खासी पिटाई कर रहा था। अगले दिन एकेडमी में XIA ज़ेन पूछती है कि क्या उसके चेहरे में भी दर्द हो रहा है। हंजन कहता है कि नहीं, लेकिन मास्टर ने पिछली रात उसके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। तभी वैंग ल्यूमो फिर से सामने आ जाता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि क्या यही वो सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल मास्टर है जिसने कल टेस्ट में सबको हैरान कर दिया था। उसके साथ खड़ा एक स्टूडेंट पूछता है कि इतना शो ऑफ करने का फायदा क्या है जब आखिर में उसे कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। XIA ज़ेन समझ नहीं पाती और पूछती है कि वे लोग क्या कहना चाहते हैं। हंजन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वे सिर्फ परेशान करने वाली मक्खियां हैं। कुछ देर बाद वे डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं। डायरेक्टर कहता है कि उसके पास एक बुरी खबर है। हंजन को डीप ब्लू सिटी गार्डियंस में भेज दिया गया है और आज से उसे फ्रंट लाइन पर सबसे नीचे के रैंक से काम शुरू करना होगा। वो एक नोटिस हंजन को देता है और कहता है कि उसे जितनी
जितनी जल्दी हो सके गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करना होगा। हंजन पूछता है कि उसे फ्रंट लाइन पर क्यों भेजा जा रहा है। डायरेक्टर माफी मांगता है और कहता है कि वो समझता है कि ये फैसला थोड़ा जल्दबाजी वाला है, लेकिन हंजन के टैलेंट की वजह से ऊपर से यही आदेश आया है। उसने इस फैसले के खिलाफ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हंजन कहता है कि डायरेक्टर को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ये असाइनमेंट स्वीकार करता है। फिर वो सोचता है कि शायद यही वो रास्ता है जिसके बारे में उसके मास्टर ने बात की थी। उधर वैंग ल्यूमो फिर से ताना मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे हमेशा से पता था कि हंजन उससे बेहतर नहीं है। इतना मुश्किल टेस्ट पास करने के बाद भी उसे कोई खास पोस्ट नहीं मिली। उसने एक ऑफिसर को नाराज कर दिया है, इसलिए अब उसका अंत तय है। ये सुनकर हंजन का सब्र टूटने लगता है। वैंग ल्यूमो पूछता है कि क्या वो लड़ना चाहता है। वो कहता है कि उसने पूरी रात दिया के साथ बिताई है और उसकी ताकत अब दोगुनी हो चुकी है, इसलिए अब हंजन पहले जैसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही हंजन अटैक कर देता है और कहता है कि अब वैंग ल्यूमो को पिछली सारी बेइज्जती का हिसाब चुकाना होगा। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, लेकिन अगले ही पल वैंग ल्यूमो का हाथ पूरी तरह टूट जाता है और वो दर्द से चीख उठता है। हंजन वही नहीं रुकता, वो आगे बढ़कर सिर्फ एक पंच में वैंग ल्यूमो को नॉकआउट कर देता है। फिर वो एक्साई जेन को बुलाता है और कहता है कि अब वे जा सकते हैं। आखिर उस बेवकूफ को वही मिला जिसका वो हकदार था। एक्साई जेन पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। हंजन जवाब देता है कि वो अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है। पीछे डायरेक्टर चिल्लाता है कि वैंग ल्यूमो किडनी फेलियर की वजह से बेहोश हो गया है और उसे तुरंत इन्फर्मरी ले जाया जाए। कुछ देर बाद हंजन गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाता है। वो रिसेप्शन डेस्क की तरफ जाता है, लेकिन अपना परिचय देने से पहले ही रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि लाइन के आखिर में जाकर खड़ा हो जाए और चुपचाप अपने नंबर का इंतजार करे। हंजन समझाता है कि वो मदद लेने नहीं आया, वो रिपोर्ट करने आया है। रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ देखता है और पहचान लेता है कि वो हंजन है। वो लगभग बोल ही देता है कि लेफ्टिनेंट ने आदेश दिया था कि वो दोनों को मरा हुआ देखना चाहता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। फिर जल्दी से बात बदलते हुए कहता है कि डीप ब्लू सिटी के टैलेंट वाले एसएसएस रैंक स्पिरिचुअल मास्टर का वो दिल से स्वागत करता है। वो फाइल्स चेक करता है और बताता है कि हंजन को स्क्वाड 0527 में भेजा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे उसी स्क्वाड का कैप्टन भी बनाया गया है। रिसेप्शनिस्ट समझाता है कि गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन में हर सिटी की फर्स्ट टीम बाकी सभी गार्डियंस की निगरानी करती है। बाकी गार्डियंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से नंबर टीम्स में बंटे हुए हैं। फिर वो हंजन को बताता है कि ऑफिस 0527 की एंट्री बाई तरफ है और वो सीधे वहां जा सकता है। जैसे ही हंजन और एक्साई जेन ऑफिस में दाखिल होते हैं, वे देखते हैं कि पूरा कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ है। वहाँ की स्मेल भी बहुत खराब थी। एक लेडी जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी उनसे पूछती है कि वे दोनों कौन है और वहाँ क्या कर रहे हैं। हंजन अपना परिचय देता है और कहता है कि वो इस टीम का नया कैप्टन है। तभी एक आदमी जिसका नाम मार्का था और जो पास में लेटा हुआ था उठकर कहता है कि हंजन के तो अभी बाल भी पूरे नहीं उगे और वो कैप्टन बनने चला आया है। फिर वो हंजन को गाली देते हुए वहाँ से निकल जाने को कहता है। एक्साई जेन गुस्से में पूछती है कि वो इस तरह बात कैसे कर सकता है, लेकिन हंजन मन ही मन सोचता है कि ये आदमी बहुत ही घटिया है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा इंसान गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लायक कैसे है। वो आदमी उठकर एक्साई जेन के पास जाता है और कहता है कि उसकी आवाज बहुत प्यारी है। इतना ही नहीं, जब वो गुस्सा होती है तो और भी खूबसूरत लगती है। फिर वो उसे छूने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो उसकी स्पिरिट बनना चाहेगी। वो वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। हंजन सीधा उसके पेट में पंच मार देता है। बेचारा लगभग मरने की हालत में पहुंच जाता है। इसके बाद वो आदमी और ज्यादा बकवास करना बंद कर देता है। वो एक बोतल उठाता है और पीने लगता है। उसी समय वो लेडी कहती है कि वो नए कैप्टन का स्वागत करने का काम जारी रख सकता है, जबकि वो अंदर जाकर आराम करेगी। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या उसके पास शराब खरीदने के लिए कुछ पैसे हैं, लेकिन वो सीधा मना कर देती है और कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो हंजन से कहता है कि जैसा वो खुद देख सकता है, उनके स्क्वाड के पास शराब खरीदने तक के पैसे नहीं है। इसलिए वो पूछता है कि क्या हंजन सच में यहाँ रुकना चाहता है। हंजन कहता है कि जब तक वो यहाँ है, इस स्क्वाड का बुरा वक्त सिर्फ कुछ समय के लिए है। इफन हंसता है और कहता है कि उसे इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। फिर वो रैंकिंग लिस्ट दिखाता है। उनका स्क्वाड डी ब्लू सिटी गार्डियंस रैंकिंग में सबसे आखिरी नंबर पर था। इतना ही नहीं, साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे और ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही टीम्स की रैंकिंग दोबारा तय करने वाली थी। जो टीम्स बाहर हो जाएंगी उन्हें लोअर सिटीज में भेज दिया जाएगा और उनके स्क्वाड के पॉइंट्स देखकर तो ये पक्का था कि वे बाहर हो जाएंगे। वो बताता है कि लोअर सिटीज गंदी, बिखरी हुई और खतरनाक जगह हैं। वहाँ जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर हंजन मरना नहीं चाहता
तो उसे अभी तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। हंजन जमीन पर पड़ी बोतल की तरफ देखता है और सोचता है कि इस आदमी की सोच ही ऐसी है जो पूरे स्क्वाड को लोअर सिटी में घसीट ले जाएगी और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। एक्साई जेन कहती है कि इन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन हंजन सिर हिलाकर कहता है कि किसी प्रॉब्लम से भागने पर इंसान और कमजोर हो जाता है, जबकि उसका सामना करने से वो और मजबूत बनता। इसके अलावा अगर वो किसी दूसरे टीम में जाने की कोशिश करेगा तो एक्सुई यिंग उसे चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए वो यही रहेगा और इस स्क्वाड को बदलकर डीप ब्लू सिटी का नंबर 1 स्क्वाड बनाएगा। इस तरह वो एक्सुई यिंग की पूरी योजना बर्बाद कर देगा। ये कहकर हंजन सीधे दरवाजा खोल देता है। अंदर बैठी लेडी तुरंत उसे निकल जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो वहाँ वेलकम नहीं है। हंजन पूछता है कि क्या वो लोग बस ऐसे ही बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर वो उसे होंग यिंगवे या बाई एक्सुएनजी कहकर बुलाता है। ये सुनते ही वो लेडी तुरंत खड़ी हो जाती है। वो पूछती है कि हंजन कौन है और वो उसकी असली पहचान कैसे जानता है। बाई एक्सुएनजी एक एरैंग कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट थी। उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म एक पैशन रिंग थी। उसके ट्रेड्स थे लाइज कैन बिकम ट्रूथ और अपीयरेंस चेंज। वो अपनी शक्ल, शरीर का आकार और यहाँ तक कि अपनी हाइट भी बदल सकती थी। हंजन कहता है कि वो पहले ही अपना परिचय दे चुका है और अपना नाम भी बता चुका है, इसलिए अभी वो सिर्फ अपनी थोड़ी सी एबिलिटी दिखा रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि ये लेडी ऊपर से भले ही लापरवाह दिखती हो, लेकिन सच ये है कि वो अभी भी टीम को चलाने के लिए मेहनत कर रही है। आखिर वो आदमी उससे पैसे मांग रहा था, इसका मतलब अभी भी स्क्वाड को बचाने की उम्मीद बाकी है। बाई एक्सुएनजी पूछती है कि हंजन आखिर करना क्या चाहता है। अगर वो उसकी पहचान का इस्तेमाल करके उसे धमकाना चाहता है तो ये समय की बर्बादी है। हंजन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और पूछता है कि उसके साथ मिशंस करने के बारे में उसका क्या विचार है। वो कहता है कि बाई एक्सुएनजी भले ही मरने के लिए तैयार दिखती हो, लेकिन वो लोअर सिटी नहीं जाना चाहती। बाई एक्सुएनजी पूछती है कि वो उसकी बात पर भरोसा क्यों करे। हंजन कहता है कि मिशन रिवॉर्ड का आधा हिस्सा उन्हें मिलेगा और जब वे साथ काम करेंगे तब वो समझ जाएगी कि उसकी बातों का वजन कितना है। कुछ देर सोचने के बाद बाई एक्सुएनजी मान जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि हंजन उसकी झूठी पहचान के पार देख सकता है, इसका मतलब वो बाकी लोगों से अलग है, इसलिए एक बार कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। हंजन कहता है कि अब जब वे एक ही टीम में हैं, तो बाई एक्सुएनजी मिशन कलेक्शन संभालेगी और वो मिशन चुनेगा। बाई एक्सुएनजी बताती है कि फिलहाल उनके स्क्वाड के लिए 3 मिशन सबसे सही है। फिर वो हंजन को लिस्ट दिखाती है। पहला मिशन था डीप ब्लू सिटी के गायब गार्डियंस को ढूंढना, रिवॉर्ड था 50 पॉइंट्स। दूसरा मिशन था एक स्पिरिचुअल मास्टर और उसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के बीच इमोशनल प्रॉब्लम्स सुलझाना। तीसरा मिशन था एम्प्लॉयर के बच्चों को स्कूल छोड़ना और वापस लाना, इसका रिवॉर्ड 10 पॉइंट्स पर डे था। हंजन लिस्ट देखकर कहता है कि ये सभी लो डिफिकल्टी मिशंस हैं और पॉइंट्स भी बहुत कम देते हैं। अगर वे ऐसे मिशंस करते रहे तो टॉप तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उसे कम से कम सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला मिशन चुनना होगा। इसके बाद वो एक और मिशन चुनता है, डीप ब्लू सिटी सीवर्स में पाए गए जर्ग्स को खत्म करना। गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन ने गार्डियंस को उन्हें मारने के लिए भेजने का आदेश दिया था। मिशन पूरा करने पर 300 पॉइंट्स मिलते। इसके अलावा मिलने वाले मटेरियल्स और बाकी रिवॉर्ड्स अलग से गिने जाते, लेकिन मिशन का रिस्क लेवल हाई था। रेकमेंडेड टीम साइज 6 से 8 लोगों की थी। हंजन मुस्कुराकर कहता है कि ये मिशन बिल्कुल सही है, लेकिन बाई एक्सुएनजी हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि क्या हंजन पागल हो गया है, क्या उसने रेकमेंडेड टीम साइज नहीं देखी? उसे पूरा करने के लिए कम से कम 2 स्क्वाड्स की जरूरत होती है, लेकिन हंजन कहता है कि वह ये जानता है और सिर्फ ऐसे मिशन ही उन्हें रैंकिंग टेबल में ऊपर ले जा सकते हैं। ये कहकर वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। बाई एक्सुएनजी सिर पकड़ लेती है और कहती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अगर मिशन फेल हो गया तो रिवॉर्ड पॉइंट्स का 10% पेनल्टी के रूप में काट लिया जाएगा, लेकिन हंजन बस इतना कहता है कि अब चलना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। बाई एक्सुएनजी गहरी सांस लेती है, फिर मन ही मन सोचती है कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। आखिर उसने उस लड़के के साथ काम करने का फैसला कर लिया है। अब अगर मिशन फेल हुआ तो उसे बस हंजन की लाश उठानी होगी। इसी दौरान कुछ स्टाफ मेंबर्स देखते हैं कि वो मिशन एक्सेप्ट हो चुकी है। वे तुरंत ये खबर अपने कैप्टन तक पहुंचा देते हैं। कैप्टन हैरान होकर पूछता है कि आखिर किसने वो मिशन छीन ली। वो सोचता है कि कहीं ये स्क्वाड 0018 तो नहीं है। आखिर 300 पॉइंट्स कोई छोटी बात नहीं थी। मिशन पूरी होने पर 2 महीने के बराबर पॉइंट्स मिल सकते थे, लेकिन उसे बताया जाता है कि स्क्वाड 0018 ने मिशन नहीं ली। उनका कैप्टन पहले से ही किसी और ऑपरेशन में लगा हुआ है। आखिर में वे फैसला करते हैं कि सीवर एंट्रेंस नंबर 2 पर जाकर देखना होगा कि मिशन किसने ली है। उधर सीवर के अंदर
बाई एक्सयूएनजी हंजन को सावधान रहने के लिए कहती है। डिटेक्टर दिखा रहा था कि वहाँ 8 और सेकंड ऑर्डर मॉन्स्टर्स मौजूद है और ऐसा लग रहा था कि वो उनकी मान थी। हंजन और एक्साई जेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाते हैं। जाने से पहले हंजन बाई एक्सयूएनजी से कहता है कि वो यही इंतजार करे, वो जल्दी वापस आ जाएगा। बाई एक्सयूएनजी घबराकर चिल्लाती है कि वे सेकंड ऑर्डर मॉन्स्टर्स है। एक नॉर्मल टीम तो उनमें से एक को भी मुश्किल से संभाल पाती है, फिर हंजन अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स से कैसे लड़ेगा? ये बहुत खतरनाक था। अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। बाई एक्सयूएनजी घबरा जाती है और सोचती है कि आखिर हुआ क्या है। वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो हैरान रह जाती है। सभी मॉन्स्टर्स जमीन पर मरे पड़े थे। हंजन आराम से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बाई एक्सयूएनजी अभी भी शॉक में थी। वो पूछती है कि क्या हंजन ने सच में ये सब अकेले किया है? हंजन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, मिशन पूरी हो चुकी है। साथ ही वो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकती है अगर उन मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स कलेक्ट कर ले। फिर हंजन आगे बढ़ते हुए कहता है कि जमीन पर पड़ा आदमी शायद वही मिसिंग गार्डियन है, लेकिन वो मर चुका है, इसलिए बाई एक्सयूएनजी उसका बॉडी कलेक्ट करके वापस ले जा सकती है। बाई एक्सयूएनजी लगातार हंजन को देखती रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो लड़का है कौन, आखिर उसने सेकंड ऑर्डर मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। करीब 1 घंटे बाद वो टीम भी वहाँ पहुँच जाती है जो मिशन के बारे में सुनकर आई थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर वे सभी हैरान रह जाते हैं। सभी मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके थे। एक मेंबर कहता है कि यहाँ कुल 10 सेकंड ऑर्डर मॉन्स्टर्स थे। मिशन रिपोर्ट में बताए गए मॉन्स्टर्स से 2 ज्यादा। दूसरा मेंबर जांच करके बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स सिर्फ एक ही स्किल से मारे गए हैं। फिर वो अपने कैप्टन से माफी मांगता है और कहता है कि मिशन पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। कैप्टन हैरान होकर पूछता है कि आखिर किस मॉन्स्टर ने इतनी खतरनाक मिशन इस तरह पूरी कर दी। उधर रिसेप्शनिस्ट भागते हुए लेफ्टिनेंट एक्सयूई यिंग के पास पहुंचता है। वो बताता है कि हंजन के स्क्वाड ने 2 मिशंस कंप्लीट कर ली है और अब उनके पॉइंट्स बढ़कर 350 हो गए हैं। ये सुनते ही एक्सयूई यिंग गुस्से में टेबल पर मुक्का मार देता है। वो रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने उसे हंजन का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन लगता है कि वो ये काम बहुत ही शानदार तरीके से कर रहा है। फिर एक्सयूई यिंग कहता है कि हंजन को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो सुरक्षित है सिर्फ इसलिए कि उसे कुछ सपोर्ट मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गया। वो रिसेप्शनिस्ट को आदेश देता है कि सिटी के सभी स्क्वाड्स को सूचना दे दी जाए, डीप ब्लू सिटी की हर मिशन उठा ली जाए। हंजन के लिए एक भी मिशन नहीं बचनी चाहिए। कुछ देर बाद हंजन अपने मास्टर लियू टोंग के घर पहुंचता है। लियू टोंग उससे पूछता है कि उसने सुना है हंजन का लेफ्टिनेंट एक्सयूई यिंग के साथ झगड़ा चल रहा है, अगर जरूरत हो तो वो मदद कर सकता है। लेकिन हंजन धन्यवाद देकर मना कर देता है। वो कहता है कि उसे एक्सयूई यिंग की नहीं बल्कि गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा चिंता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिटी की रक्षा करने के लिए बनी थी वो अब अपना काम ही नहीं कर रही। लियू टोंग गहरी सांस लेकर समझाता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती है। सालों तक वे मॉन्स्टर से लड़ते रहे, लेकिन इसी दौरान अंदर की जड़ें धीरे धीरे सड़ने लगी और जब जड़ें सड़ जाती है तो उन्हें ठीक करने के लिए कभी कभी आग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि उसने शुरुआत से हंजन को चुना था। हंजन मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसके मास्टर चाहते हैं कि वही वो आग बने। लियू टोंग कहता है कि आग सूखे पत्तों को जला सकती है और अंधेरा दूर कर सकती है, लेकिन आग खुद भी कभी बुझ सकती है और जैसा वो पहले कह चुका है हंजन का फ्यूचर सिर्फ उसी का फैसला होगा। हंजन समझ जाता है कि उसके मास्टर क्या कहना चाहते हैं। फिर वो टॉपिक बदल देता है। वो कहता है कि फिलहाल वो 8 मॉर्टल फिस्ट्स टेक्निक के अगले लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा और पूछता है कि बैरियर तोड़ने के लिए उसे क्या करना चाहिए। लियू टोंग जवाब देता है कि अगर वो 8 मॉर्टल फिस्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे 4 शब्द याद रखने होंगे, लाइफ एंड डेथ। हंजन चुपचाप खाना खाते हुए अपने मास्टर की बातों के बारे में सोचने लगता है। कुछ घंटे बाद वो अपने कमरे में जाता है और कहता है कि शानदार खाना खाने के बाद अब आखिरकार आराम किया जा सकता है। तभी एक्साई जेन उसके कमरे में आती है और पूछती है कि क्या वो आज रात यही सो सकती है। हंजन हैरान होकर पूछता है कि घर इतना बड़ा है, फिर वो अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही, क्या कुछ हुआ है? थोड़ी शर्माते हुए एक्साई जेन बताती है कि लियू टोंग ने बाकी सभी कमरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हंजन कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है कि अगर उसके पास सोने की जगह नहीं है तो वो खुद फर्श पर सो जाएगा, लेकिन एक्साई जेन मना कर देती है। वो कहती है कि हंजन को बेड पर ही सोना चाहिए। हंजन थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि ये अच्छा आइडिया है, लेकिन आखिर में वो मान जाता है और उस रात
दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं। हंजन कहता है कि उसे काफी अच्छी नींद आई, अब वे नई मिशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, बाई XUNG एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रही होती है। वो पढ़ती है कि डीप ब्लू सिटी का नया SSS कॉन्ट्रैक्ट मास्टर ही इस साल का सबसे ताकतवर न्यूकमर है। उसने कुछ ही सेकंड में सेकंड ऑर्डर मॉन्स्टर्स को मार गिराया। उसने अकेले थर्ड ऑर्डर मॉन्स्टर को चैलेंज किया और अब वो इतिहास का सबसे टैलेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट मास्टर बन चुका है। ये सुनकर इफन कहता है कि एकेडमी का नंबर 1 जीनियस अब हंजन ही है। XUNG झुककर माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि हंजन इतना ताकतवर है। उसे लगा था कि उसने किसी की पहचान या रिश्तों का इस्तेमाल करके टीम में एंट्री ली है। हंजन उसे इतना फॉर्मल न होने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब वे सभी साथी हैं, इसलिए आराम से रह सकती है। XUNG उसे देखती रहती है और कहती है कि अथॉरिटीज ने उसके जैसे जीनियस को सिटी डिफेंस में भेज दिया। उसके हिसाब से ये टैलेंट की पूरी बर्बादी है। वो समझ नहीं पाती कि ऊपर बैठे लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हंजन ज्यादा समय तक यहाँ रहा तो देर उसका टैलेंट बेकार हो जाएगा। हंजन मुस्कुराकर कहता है कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने की बात है, लेकिन वो सिर्फ एनवायरनमेंट में नहीं रहेगा बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को बदल देगा। इफन कहता है कि हंजन ने लेफ्टिनेंट को बुरी तरह नाराज कर दिया है, इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वो हर हाल में हंजन को लोअर सिटी भेजना चाहेगा। तभी XUNG बताती है कि किसी कारण से डीप ब्लू सिटी की सारी मिशंस एक्सेप्ट हो चुकी है। एक भी मिशन बाकी नहीं बची, इसलिए वो नहीं जानती कि अब वे क्या करेंगे। इतनी मेहनत के बाद फिर से खाली बैठना पड़ेगा। हंजन पूछता है कि क्या उसने सच में सभी मिशंस चेक की है। वो कहती है कि हाँ, डीप ब्लू सिटी की सभी मिशंस एक्सेप्ट हो चुकी है। लेकिन हंजन कहता है कि उसने ये नहीं पूछा था। उसे पता है कि डीप ब्लू सिटी की मिशंस खत्म हो चुकी है। वो जानना चाहता है कि बाकी सिटीज की मिशंस का क्या हाल है। XUNG कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हंजन क्या कहना चाहता है। तब हंजन टैबलेट निकालता है और लोकेशन बदलकर कंगाई सिटी कर देता है। जैसे ही सिस्टम रिफ्रेश होता है, नई मिशन लिस्ट सामने आ जाती है और उनमें से एक भी मिशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी। XUNG समझाती है कि दूसरी सिटीज की मिशंस लेना मुमकिन है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उन्हें वहां तक ट्रैवल करना पड़ेगा और सिटीज के बीच की रोड्स हाई लेवल मॉन्स्टर से भरी रहती है। इसलिए उसे डर है कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वे मिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स सामने आते हैं, लेकिन कार बिना रुके सीधे उनसे टकराकर निकल जाती है। इफन हैरान होकर पूछता है कि अभी क्या था। हंजन बताता है कि वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर मॉन्स्टर था, डेथ फ्लाई। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हमेशा ग्रुप में चलता है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा उसका खतरा और डैमेज होगा। अचानक इफन आगे देखकर चौंक जाता है और सबको सामने देखने के लिए कहता है। उनके सामने एक विशाल टॉर्नेडो था जिसके चारों तरफ मॉन्स्टर्स उड़ रहे थे। XI जेन पूछती है कि क्या ये भी डेथ फ्लाइज की वजह से हुआ है। हंजन सिर हिलाकर कहता है कि इतनी बड़ी संख्या में डेथ फ्लाइज मिलकर बहुत भयानक ताकत बना सकती है। इफन एक्साइटेड होकर एक और घूंट पीता है और कहता है कि उन्हें सीधे उसी तरफ जाना चाहिए। तभी XUNG बताती है कि सामने एक कैरावैन उन मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रही है। वो पूछती है कि क्या वे उनकी मदद करेंगे। हंजन हंसकर कहता है कि इसका जवाब तो साफ है। वो XUNG से कहता है कि कार को दाई तरफ मोड़ो और फुल स्पीड में आगे बढ़ो, क्योंकि आखिरकार उसे लड़ने का मौका मिलने वाला था। XUNG अचानक स्टीयरिंग घुमा देती है जिससे हंजन का सिर टकरा जाता है, लेकिन वो उठकर हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत मजेदार है। उधर मॉन्स्टर्स कैरावैन के काफी करीब पहुंच चुके थे। फ्रंट कार के अंदर शंग मुश्किल में फंसी हुई थी। उसके साथ बैठा बूढ़ा गार्डियन कहता है कि वे स्पीड नहीं बढ़ा सकते, जल्दी ही मॉन्स्टर्स उन्हें पकड़ लेंगे और इतने कम समय में रीइंफोर्समेंट्स के पहुंचने की उम्मीद भी नहीं है। वो तुरंत रेडियो उठाता है और सभी को सैक्रिफाइस प्लान शुरू करने का आदेश देता है। शंग घबराकर रेडियो छीन लेती है और उन्हें वापस आने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि उनका काम उसकी रक्षा करना है। वे अपनी व्हीकल्स घुमाते हैं और काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। मिसाइल्स दागे जाते हैं और हर तरफ से फायर किया जाता है, लेकिन डेथ फ्लाइज पर इसका लगभग कोई असर नहीं पड़ता। कुछ ही सेकंड में वे गार्ड्स हवा में उठा लिए जाते हैं। शंग कार के अंदर रोने लगती है और खुद को दोष देती है, लेकिन उसका गार्डियन कहता है कि उसकी रक्षा करना उनके लिए सम्मान की बात है। अचानक शंग को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो पूछती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसी समय कई एनर्जी अटैक्स मॉन्स्टर्स की तरफ उड़ते हैं और हंजन बड़ी आसानी से डेथ फ्लाइज को खत्म करना शुरू कर देता है। जब तक वो अटैक करता रहता है, दोनों व्हीकल्स सुरक्षित दूरी बना लेती है। शंग हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि
कोई इंसान इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर स्टॉर्म को खत्म कर सकता है। उसके साथ मौजूद बूढ़ा आदमी भी शॉक में था। वो पूछता है कि उनके इलाके में हंजन जैसा ताकतवर इंसान कब से मौजूद है। डेथ फ्लाइज काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इफन अचानक हंजन के सामने आ जाता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। अगले ही पल कई पॉइजन नीडल्स उसके शरीर में घुस जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन दर्द से चिल्लाने की बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि ये एहसास तो काफी मजेदार है। हंजन बताता है कि वे नीडल्स पॉइजनस है, अगर समय रहते नहीं निकाली गई तो कुछ ही सेकंड में मौत हो सकती है। लेकिन तभी सभी नीडल्स अपने आप उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर हंजन भी हैरान रह जाता है। वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और देखता है कि इफन के पास SS रैंक इमोर्टैलिटी टैलेंट है। हाँ, हालांकि उसके अंदर कोई डिविनिटी नहीं थी। ये देखकर हंजन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इमोर्टैलिटी टैलेंट की असली एबिलिटी क्या है। क्या ये सिर्फ फास्ट रिकवरी देती है या सच में इंसान को अमर बना देती है। इफन हंसते हुए कहता है कि हंजन जरूर उसके टैलेंट के बारे में सोच रहा होगा। अगर वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेगा तो शायद वो थोड़ा बहुत बता भी दे। लेकिन हंजन सीधा कह देता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर इफन एकदम चुप हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद टीम फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। अचानक हंजन को छींक आ जाती है। वो मजाक में कहता है कि शायद उसे कोल्ड हो गया है या फिर कोई उसे याद कर रहा है। तभी XIA जेन सामने देखकर कहती है कि लगता है वे फर्स्ट मिशन लोकेशन पर पहुंच गए हैं। उसी समय मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। XIA जेन थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन हंजन सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि उनके सारे पॉइंट्स ठीक सामने खड़े हैं। जेन ट्रांसफॉर्म होती है और हंजन फिर से अटैक शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। इफन हंसते हुए कहता है कि एक और ग्रुप कुछ ही सेकंड में साफ हो गया। बाई XUNG सिर हिलाकर कहती है कि हंजन इतना ताकतवर है कि हर बार उसे लड़ते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रही हो। इसके बाद वे एक के बाद एक मिशंस पूरी करते जाते हैं। दूसरी तरफ मिशन पैनल्स देख रहे लोग हैरान थे। वे पूछते हैं कि उनकी सिटी में ऐसा जबरदस्त स्क्वाड कब से आ गया। रोड पर ट्रैवल का टाइम छोड़ दिया जाए तो हर मिशन मुश्किल से 10 सेकंड में पूरी हो रही थी। एक आदमी कहता है कि क्या ये फ्रंटलाइन के स्पिरिट मास्टर हो सकते हैं जो वापस आकर मजे के लिए मिशंस कर रहे हैं। तभी किसी की नजर स्क्वाड नंबर 0527 पर पड़ती है। वो देखता है कि डीप ब्लू सिटी का स्क्वाड उन सारी मिशंस को कंप्लीट कर रहा है। गुस्से में वो टैबलेट जमीन पर फेंक देता है। उसके हिसाब से डीप ब्लू सिटी का स्क्वाड उनकी सिटी में आकर पॉइंट्स कमाए, ये सीधा सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ था। वो तुरंत टीम 1 को इकट्ठा होने का आदेश देता है, फिर कहता है कि वे अभी जाएंगे और उन लोगों को सबक सिखाएंगे। रास्ते में वो बताता है कि कई गार्डियन टीम्स सिटी से बाहर निकल चुकी है। सभी उस रहस्यमयी स्क्वाड से नाराज थे, लेकिन अब जब वे सब साथ हैं तो सामने मौजूद डीमन टेल स्नेक्स को खत्म कर सकते हैं। मगर जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वे स्नेक्स भी पहले ही मारी जा चुकी है। ये देखकर कैप्टन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपने एक सबॉर्डिनेट को आदेश देता है कि तुरंत जाकर उन लोगों का पता लगाए, लेकिन दूसरा सबॉर्डिनेट बताता है कि मिशन पूरी करने के बाद वो स्क्वाड सिटी छोड़ चुका है। किसी ने एक बड़ी ब्लैक पिकअप ट्रक को वहां से निकलते देखा था। ये सुनकर कैप्टन का चेहरा खराब हो जाता है। अचानक उसे अजीब सा चक्कर आने लगता है। उसके लोग घबराकर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उधर गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स में थर्ड इन कमांड समिंग XUAN कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। वो कहता है कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कंगाई सिटी, शेनलन सिटी और आसपास के कई इलाकों में मिशन कंप्लीशन रेट अचानक बहुत बढ़ गई थी। उसे लगता है कि शायद कोई स्पेशल इवेंट हुआ है। तभी एक सबॉर्डिनेट बताता है कि डीप ब्लू सिटी से एक स्क्वाड निकला है जो दूसरी सिटीज की मिशंस कंप्लीट कर रहा है। उसी वजह से ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ है। समिंग XUAN तुरंत उस स्क्वाड की फाइल्स मंगवाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर ये मिशन स्नैचिंग स्क्वाड है कौन। कुछ देर बाद सबॉर्डिनेट फाइल्स लेकर वापस आता है। फाइल मिलने के बाद समिंग XUAN उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। सबसे पहले वो इफन की फाइल खोलता है। उसमें लिखा था कि वह इस समय स्क्वाड 0527 में है। SS रैंक कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है और पहले फर्स्ट वॉर जोन में सर्विस दे चुका है। उसे पर्पल स्टार मेडल भी मिल चुकी थी, लेकिन अपने स्पिरिट की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और फिर गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन में नीचे के लेवल पर आ गया। उसका टैलेंट इमोर्टैलिटी था। फाइल के अनुसार कोई भी डैमेज उसे मार नहीं सकता था। थ्योरी के हिसाब से उसके पास सचमुच इमॉर्टल बनने की संभावना थी। फाइल का एक्सेस लेवल अल्ट्रा सीक्रेट था। फिर वो बाई XUNG की फाइल खोलता है। उसमें लिखा था कि वह भी स्क्वाड 0527 में है और ए रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है। वो पहले इफन के साथ
उसी वॉर जोन में थी। बाद में दोनों गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। उसका टैलेंट था लाइज कैन बिकम रियलिटी। वो अपना चेहरा, शरीर, हाइट और यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल सकती थी। टैलेंट एक्टिवेट होने के बाद वो बदलाव पूरी तरह असली हो जाता था। उसके पास झूठ को सच बनाने की एबिलिटी थी, इसलिए उसे बेहद खतरनाक माना गया था। उसकी फाइल भी अल्ट्रा सीक्रेट थी। ये देखकर समिंग XUN हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि दोनों फाइल्स अल्ट्रा सीक्रेट कैसे हो सकती है। फिर वो हंजन की फाइल उठाता है। उसे पूरा यकीन था कि कम से कम ये फाइल तो नॉर्मल होगी, लेकिन फाइल खोलते ही वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि हंजन स्क्वाड 0527 का कैप्टन है। वो हाल ही में एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद ही नहीं थी। समिंग XUN कंफ्यूज होकर कहता है कि फाइल खाली कैसे हो सकती है। उसे लगता है कि शायद डेटा करप्ट हो गया है। उसी समय उसका फोन बजने लगता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से जिन चुएन की आवाज आती है। ये सुनकर समिंग XUN का चेहरा बदल जाता है। आखिर सेकंड वॉर जोन के लीडर ने उसे सीधे कॉल क्यों किया था। वो सम्मान से पूछता है कि वो क्या सर्विस कर सकता है, लेकिन जिन चुएन सिर्फ एक बात कहता है। वो आदेश देता है कि अभी जो फाइल्स उसने देखी है उन्हें दोबारा कभी देखने की कोशिश न करे, क्योंकि वे उसके एक्सेस लेवल से बहुत ऊपर की चीजें हैं। समिंग XUN तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कॉल करते ही उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा डरावना था। वो सोचता है कि आखिर हंजन है कौन। सिर्फ उसकी वजह से सेकंड वॉर जोन लीडर जिन चुएन ने उसे खुद कॉल किया था। उधर हंजन अभी भी मिशंस हंट कर रहा था। एक और मॉन्स्टर उसके सामने आता है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती। कुछ ही सेकंड में मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। इस तरह उनकी टोटल कंप्लीटेड मिशंस की संख्या 18 तक पहुंच जाती है। हंजन बाई XUN से पूछता है कि भी स्क्वाड के पास कितने पॉइंट्स हैं। इफन खुशी में एक और बियर खोल देता है। वो कहता है कि इतनी मिशंस कंप्लीट करने के बाद तो वे रैंकिंग में टॉप पर होंगे, लेकिन बाई XUN टैबलेट देखते हुए बताती है कि इस समय उनके पास कुल 1000 पॉइंट्स है। मगर एक प्रॉब्लम है। हंजन पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। बाई XUN कहती है कि रैंकिंग में वे अभी भी लास्ट प्लेस पर हैं। ये सुनकर हंजन भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी मिशंस कंप्लीट करने के बाद भी वे आखिर लास्ट प्लेस पर कैसे हो सकते हैं। हंजन पूछता है कि क्या सच में कोई ऐसा है जो उनसे भी तेजी से मिशंस पूरी कर सकता है। बाई XUN कहती है कि ये सब देखकर उसे लगता है कि लेफ्टिनेंट फिर से उनके खिलाफ चाल चल रहा है। हंजन टैबलेट उठाकर रैंकिंग देखने लगता है। वो देखता है कि उनसे ठीक ऊपर वाली टीम के पास 2300 पॉइंट्स है, जो उनसे थोड़े ज्यादा है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि नीचे की तरफ मौजूद दर्जनों टीम्स के पॉइंट्स भी बिल्कुल 2300 थे। सभी एक ही स्कोर पर खड़ी थी। बाई XUN हैरान होकर पूछती है कि ये कैसे हो सकता है। उनके पास तो SSS रैंक टैलेंट भी नहीं है, इसलिए वे डंजियंस या हाई लेवल मिशंस इतनी तेजी से कंप्लीट नहीं कर सकते। हंजन कहता है कि मामला कुछ और है। वो समझाता है कि उन टीम्स ने अपने पॉइंट्स आपस में बांट लिए हैं। जब कोई मिशन कंप्लीट होती है तो रिवॉर्ड पॉइंट्स कई लोगों में डिवाइड किए जा सकते हैं, और क्योंकि ये टीम वर्क के नाम पर हुआ है, इसलिए गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी नहीं टूटे। बाई XUN और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि शुरू से ही हर कोई उन्हें टारगेट कर रहा है, लेकिन हंजन उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि उनके और बाकी टीम्स के बीच ज्यादा फर्क नहीं बचा है। अगर वे इसी स्पीड से मिशंस कंप्लीट करते रहे तो जल्द ही उन निकमी टीम्स को पीछे छोड़ देंगे। वो कहता है कि आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहा है, इसलिए अब आराम करना चाहिए। कल सुबह वे रैंकिंग बदल देंगे। कुछ देर बाद वे लियू टोंग के घर वापस पहुंच जाते हैं। लियू टोंग दोनों से पूछता है कि उनका सफर कैसा रहा। हंजन बताता है कि उन्होंने काफी कुछ हासिल किया, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं निकला जैसा वे चाहते थे। हालांकि उन्होंने रास्ते में एक कमर्शियल कॉन्वॉय को बचाया था। ये सुनकर लियू टोंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तो वो लड़की उसी कॉन्वॉय वाली थी। अब उसे समझ आ गया कि वो पिछले कई दिनों से उसे क्यों परेशान कर रही थी। वो हंसते हुए कहता है कि वो लगातार पूछ रही थी कि एक स्पिरिट को पावरफुल कैसे बनाया जाए और अवेकनिंग कैसे बढ़ाई जाए। हंजन पूछता है कि क्या वह टिंग को जानता है। लियू टोंग बताता है कि टिंग के दादा उसके पुराने दोस्त है। शंग फैमिली कान शंग टेक्नोलॉजी के पीछे खड़ी है, जो एम्पायर की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। वो कंपनी स्पिरिट मास्टर्स और नॉर्मल लोगों दोनों के लिए हाई क्वालिटी वेपन्स बनाती है, इसलिए वह टिंग को बचपन से जानता है। हंजन अभी भी हैरान था। उसे लग रहा था कि उस लड़की की पहचान इतनी बड़ी नहीं होगी। लियू टोंग बताता है कि कॉन्वॉय उसे वापस ले जाने के लिए भेजा गया था, लेकिन हंजन ने बीच में आकर
सब बदल दिया। ये सुनकर हंजन पूछता है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। लियू टोंग हंसकर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी उस कॉन्वॉय में जो सामान था वो आखिरकार हंजन को ही मिलने वाला था। जेन तभी पूछती है कि उस सूटकेस के अंदर आखिर क्या है। लियू टोंग सूटकेस खोलता है और बताता है कि अंदर एडवांसमेंट पोशंस है। हंजन कहता है कि उसने इनके बारे में काफी बातें सुनी है। लोग कहते हैं कि ये पोशन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, डिफेंस और यहाँ तक कि टैलेंट भी बढ़ा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सब सच है या सिर्फ अफवाह। लियू टोंग हंसते हुए पूछता है कि वे अभी तक खड़े क्यों हैं। फिर वो दोनों से कहता है कि एक एक पोशन उठाओ और तुरंत पी लो। दोनों उसका धन्यवाद करते हैं और पोशन पी लेते हैं। पोशन पीते ही हंजन महसूस करता है कि उसके अंदर एनर्जी का विस्फोट हो रहा है। अगले ही पल उसका स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर रैंक लेवल 2 पर पहुंच जाता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि पोशन के अंदर मौजूद एनर्जी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उधर जेन भी अपने शरीर में जबरदस्त बदलाव महसूस कर रही थी। वाइंड, फायर, थंडर और लाइटनिंग की एनर्जी उसके अंदर उबल रही थी। सिस्टम शो करता है कि जेन अब SSS रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी स्ट्रेंथ लेवल 2 तक पहुंच चुकी है। उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म एंशिएंट डिवाइन वेपन है और उसकी नई डिविनिटी है स्वॉर्ड हार्ट, 4 एलिमेंट्स ऑफ हेवेंस विल। ये देखकर हंजन चौंक जाता है क्योंकि 4 एलिमेंट्स ऑफ हेवेंस विल पहले कभी नहीं दिखा था। जेन के एडवांस होने के बाद एक नई डिविनिटी पैदा हुई थी। उसी समय हंजन अपने शरीर में भी बदलाव महसूस करता है। हेवेंस विल असल में एक सेलेस्टियल फेनोमेनन था। इसके 4 एलिमेंट्स थे, वाइंड, फायर, थंडर और लाइटनिंग। इसके साथ ही स्प्रिंग फॉरेस्ट फायर मेलोडी अनलॉक हो जाती है। साथ ही 6 डायमेंशनल लाइटनिंग भी अनलॉक हो जाती है। कुछ मिनट बाद दोनों पूरी तरह थक चुके थे। वे भारी सांसें ले रहे थे। हंजन अपनी मुट्ठी देखते हुए कहता है कि एडवांसमेंट पोशन सच में कमाल की चीज है। उसे सिर्फ नई म्यूजिक स्किल्स ही नहीं मिली, बल्कि जेन को भी नई डिविनिटी मिल गई। जेन अभी भी अपने अंदर उमड़ती हुई पावर को महसूस कर रही थी। वो कहती है कि उसने पहले कभी इतनी ताकत महसूस नहीं की। लियू टोंग ये देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि दोनों ने अब तक उसे बिल्कुल निराश नहीं किया। उसी समय हंजन का फोन बजता है। कॉल रिसीव करते ही बाई XUNG बताती है कि उसे डीप ब्लू सिटी मिशन बोर्ड तुरंत देखना चाहिए क्योंकि अपडेट के बाद एक नई मिशन सामने आई है। हंजन लिस्ट खोलता है और देखता है कि ये रेड अलर्ट मिशन है। एक जर्ग रेंजर डीप ब्लू सिटी के पास दिखाई दिया था। मिशन रिवॉर्ड पूरे 1000 पॉइंट्स थे। थ्रेट लेवल रैंक 3 या उससे ऊपर था। रिकमेंडेड टीम साइज अनलिमिटेड थी और किसी भी सिटी का गार्डियन स्क्वाड इसे एक्सेप्ट कर सकता था। हंजन तुरंत कहता है कि एक पूरा जर्ग रेंजर 3rd लेवल स्पिरिट है। एस्टर्स की बड़ी संख्या के बराबर खतरा होता है, लेकिन वे ये मिशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो सबको एक्साइक से स्ट्रीट पर मिलने के लिए कहता है ताकि मिशन पर बात की जा सके। फिर वो जेन को साथ लेकर तुरंत बाहर निकल जाता है। उन्हें देखकर लियू टोंग मुस्कुराता है और कहता है कि आज का दिन सच में बहुत व्यस्त रहा है। उसी समय ए फू आकर बताता है कि लिंजन मिल गई है, लेकिन वो वापस आने से मना कर रही है। लियू टोंग पूछता है कि वो अभी कहाँ है। ए फू जवाब देता है कि वो कंघाई सिटी में है। कुछ देर बाद हंजन, जेन, बाई XUNG और इफन तय की गई जगह पर मिलते हैं। बाई XUNG सीधे हंजन से पूछती है कि क्या उसने मिशन के बारे में फैसला कर लिया है और क्या वे सच में उस रेड अलर्ट मिशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। हंजन पूछता है कि वे मिशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे। आखिर ये एक शानदार मौका है जिससे वे रैंकिंग में सभी को पीछे छोड़ सकते हैं। बाई XUNG फिर भी चिंतित थी। वो कहती है कि रेंजर्स बहुत खतरनाक होते हैं, चाहे वे अभी पूरी तरह मच्योर भी न हुए हों। हंजन उससे पूछता है कि क्या उसे पता है रेड अलर्ट का असली मतलब क्या होता है। बाई XUNG मना कर देती है। तब हंजन समझाता है कि अगर रेंजर को समय रहते नहीं रोका गया तो वो बढ़ता रहेगा और पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। वो कहता है कि गार्डियंस का काम सिर्फ पॉइंट्स कमाना नहीं है, उनका असली मकसद ह्यूमैनिटी की रक्षा करना है। इफन ये सुनकर बियर उठाकर टोस्ट करता है और कहता है कि उनका कैप्टन सच में कमाल का है। वो हंसते हुए कहता है कि अब चलना चाहिए क्योंकि रास्ते में भी वो आराम से बियर पी सकता है। बाई XUNG आखिरकार मान जाती है और कहती है कि वो कार लेकर मिशन लोकेशन तक चलेगी। उधर दूसरी तरफ कुछ गार्डियंस एक बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। उनमें से एक बता रहा था कि उस रेंजर के पास ब्लैक कर्टन नाम का स्पेशल टैलेंट है। ये एबिलिटी सभी सेंसेस को ब्लॉक कर सकती है और एक अलग दुनिया बना सकती है। जो भी ब्लैक कर्टन के अंदर फंस जाता है उसकी लाइफ फोर्स तेजी से खत्म होने लगती है, चाहे वो इंसान हो या कोई और चीज। अंत में उसका शरीर बूढ़ा होकर मर जाता है। एक सबॉर्डिनेट अपने कैप्टन से पूछता है कि अथॉरिटीज खुद रेंजर को खत्म क्यों नहीं कर रही, मिशन पब्लिक को क्यों दी गई है। उसे लगता है कि शायद ऊपर वाले लोग उनकी टीम पर भरोसा नहीं करते। कैप्टन सिर हिलाकर कहता है कि रेंजर्स बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए उन्हें फायर पावर ड्रॉ करने के लिए बड़ी संख्या में कैनन फॉडर चाहिए होते हैं। ये सुनकर सबॉर्डिनेट शॉक हो जाता है। कैप्टन उसे आदेश देता है कि अभी कुछ मत करो, पहले कैनन फॉडर की पहली
वेव को पहुंचने दो। उसी समय उसकी नजर नीचे खड़े हंजन और उसकी टीम पर पड़ती है। हंजन अपनी टीम को चेतावनी देता है कि सामने दिखाई दे रही ब्लैक कर्टेन ही रेंजर की एबिलिटी है। वो कहता है कि सभी लोग सावधान रहें। बाई XUNG पूछती है कि क्या वो सच में तैयार है, क्योंकि एक बार अंदर चले गए तो वापस लौटना आसान नहीं होगा। इफन हंसकर कहता है कि उसे कोई फर्क न ही पड़ता, ऐसी एबिलिटीज उस पर ज्यादा असर नहीं करती। हंजन भी सभी को चिंता न करने के लिए कहता है। इसके बाद पूरी टीम ब्लैक कर्टेन के अंदर बढ़ने लगती है। अंदर पहुंचते ही हंजन महसूस करता है कि जर्ग ऑरा बहुत ज्यादा है। वो सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। जेन कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो, जैसे कहीं कोई अदृश्य आंखें उन पर नजर रख रही हो। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से हंजन के पास आकर पूछती है कि क्या उसने भी वो आवाज सुनी। उसे लग रहा था कि कोई उनकी लाइफ फोर्स खींच रहा है। बाई XUNG बताती है कि ब्लैक कर्टेन की असली एबिलिटी लाइफ डेप्रिवेशन है। जब तक वे इसके अंदर रहेंगे उनकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। इफन कहता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास सिर्फ आधा घंटा है। अगर तब तक ब्लैक कर्टेन डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो वे रेंजर के लिए न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे। तभी बाई XUNG सामने इशारा करके पूछती है कि क्या टारगेट वही फ्लोटिंग ब्लैक स्फीयर है। इफन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, वही मिशन टारगेट है। हंजन पूछता है कि क्या उन्हें बस उस स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन तभी जमीन अचानक हिलने लगती है और उनके पैरों को नीचे खींचने लगती है। इफन तुरंत बाई XUNG को बचाने की कोशिश करता है। हंजन भी उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ उभर कर आ जाता है। हंजन तुरंत पहचान लेता है कि ये रेंजर का दूसरा टैलेंट है। ये किसी भी लाइफ बेरिंग ऑब्जेक्ट को जीवित बना सकता है। जेन हैरान होकर पूछती है कि लाइफ बेरिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। हंजन समझाता है कि रेंजर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि वेपन्स, एक्सेसरीज और यहाँ तक कि जमीन को भी जीवित बना सकता है। जेन तुरंत डिवाइन वेपन फॉर्म में बदल जाती है। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो उन्हें मिलकर रेंजर को रोकना होगा। हंजन हामी भरता है और अटैक शुरू कर देता है। वो सामने की वॉल पर लगातार अटैक करता है। डैमेज तो हो रहा था, लेकिन वॉल की रिकवरी उससे भी तेज थी। इस वजह से उसे डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी जमीन से कई और वॉल्स निकलने लगती है। हंजन तुरंत समझ जाता है कि रेंजर उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक मॉन्स्टर उसके पीछे प्रकट होकर अटैक करता है। हंजन मुश्किल से अटैक डॉज कर पाता है। मॉन्स्टर सीधा वॉल के आर पार निकल जाता है। हंजन हैरान होकर पूछता है कि क्या उसका अटैक मिस हो गया। जेन भी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि अभी क्या हुआ, लेकिन हंजन सिर्फ एक बात कहता है, भागो, जितनी तेज भाग सकती हो उतनी तेज। उसी समय पहले वाली गार्डियन टीम भी ब्लैक कर्टेन के अंदर एंट्री करती है। उनका कैप्टन कहता है कि अब कोई और कैनन फॉडर नहीं आने वाला, इसलिए सभी सावधान रहें। उनमें से एक मेंबर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, आखिर वे सभी 3rd लेवल स्पिरिट मास्टर्स हैं। मिशन चाहे जितनी मुश्किल हो, वे सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगले ही पल उनके पैरों के नीचे की जमीन भी उन्हें निगलने लगती है। पर्पल हेयर वाला युवक चिल्लाकर सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। वो कैप्टन की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उसके कंधे को छूता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। कैप्टन का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अगले ही पल कैप्टन उसका गला पकड़ लेता है। युवक घबराकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तभी कैप्टन के बालों के बीच से एक पैरासाइट निकलता है और सीधा युवक के चेहरे पर कूद जाता है। उधर बाई XUNG और इफन साथ साथ थे। बाई XUNG उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। इफन हंसते हुए कहता है कि रेंजर उन्हें एक एक करके खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बाई XUNG उससे पूछती है कि क्या उसे वे अदृश्य थ्रेड्स दिखाई नहीं दे रहे। इफन कहता है कि उसे सब दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास इमोर्टैलिटी टैलेंट है। वो दावा करता है कि रेंजर चाहे जो कर ले वो उसे मार नहीं सकता। बाई XUNG हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि कभी कभी उसे उसके टैलेंट से जलन होती है क्योंकि उसके पास ऐसा टैलेंट है जिससे उसकी जान को लगभग कोई खतरा नहीं रहता। इफन पूछता है कि बाई XUNG उससे जलन क्यों करती है। उसके हिसाब से इमोर्टैलिटी कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्ज है, क्योंकि वह चाहे जितना चाहे मर ही नहीं सकता। फिर वो चारों तरफ देखकर कहता है कि उसे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। वो पूछता है कि वे लोग बस हार मानकर निकल क्यों नहीं जाते। बाई XUNG उसकी तरफ देखकर कहती है कि किसने कहा कि वे यहाँ से निकल सकते हैं। XUNG सामने की वॉल को छूती है और कहती है, जाग जाओ, तुम सिर्फ एक बेजान मिट्टी का ढेर हो। अगले ही पल पूरी वॉल टूटकर गिरने लगती है। ये देखकर इफन की आंखें फटी रह जाती है। वो पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ। वॉल गिरने के बाद बाई XUNG धूल के बीच एक शैडो देखती है। वो तुरंत चिल्लाकर हंजन को सावधान रहने के लिए कहती है। हंजन आखिरी पल में गिरती हुई चट्टानों से बच जाता है। आखिरकार सभी फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। बाई XUNG बताती है कि उसने अपने टैलेंट से लैबिरिंथ को न्यूट्रलाइज किया था, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। उसी समय एक विशाल स्टोन हैंड
उनकी तरफ बढ़ती है। हंजन सबको सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन स्टोन हैंड इतनी करीब थी कि बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी हंजन एक ही अटैक में उसे चकनाचूर कर देता है। वो सबको अपने पीछे रहने के लिए कहता है। अगले ही पल उनके सामने एक विशाल स्टोन गोलेम प्रकट हो जाता है। बाई XUNG का चेहरा बदल जाता है। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। हंजन अपनी वाइन स्किल्स एक्टिवेट करता है और गोलेम भी अटैक कर देता है। दोनों ताकतें टकराती है और शॉकवेव की वजह से बाई XUNG और इफन दूर जा गिरते हैं, लेकिन हंजन अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। वो समझाता है कि ये मॉन्स्टर्स रेंजर द्वारा समन किए गए हैं। अगर उन्हें जीतना है तो रेंजर को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हंजन बताता है कि ब्लैक कर्टन एक्टिवेट करने के बाद रेंजर का शरीर पूरी ब्लैक कर्टन में मिल गया है। अब सिर्फ वो ब्लैक श्रीयर बची है। अगर वे श्रीयर तोड़ दे तो रेंजर भी खत्म हो जाएगा। बाई XUNG और इफन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वो अकेला नहीं है, इस बार वे भी उसकी मदद करेंगे। स्टोन गोलेम फिर से अटैक करता है। इफन आगे बढ़ता है और इमोर्टैलिटी एक्टिवेट कर देता है। वो सीधा अटैक झेल लेता है। वो हंजन को बताता है कि उसकी इमोर्टैलिटी सिर्फ 6 बार तक ही उसे बचा सकती है, इसलिए जल्दी कोई सोल्यूशन निकालना होगा। हंजन उनसे कहता है कि किसी तरह गोलेम को रोके रखें। वो खुद रेंजर के ओरिजिनल कोर तक जाएगा। इसके बाद वह 6 हेवनली लाइटनिंग एक्टिवेट करता है। हेवनली एवेंजर्स प्रकट होते हैं और एक भयंकर लाइटनिंग स्ट्राइक छोड़ते हैं। लाइटनिंग सीधा गोलेम और ब्लैक श्रीयर दोनों पर गिरती है। एक ही अटैक में ब्लैक श्रीयर पूरी तरह टूट जाती है। इफन खुशी से चिल्लाता है कि वे आखिरकार जीत गए, लेकिन उसी पल एक हाथ हंजन के शरीर को आर पार कर देता है। हंजन तुरंत इफन को भागने के लिए चिल्लाता है। रेंजर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि वे सभी सिर्फ कीड़े हैं, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच सकता। इफन शॉक में पड़ जाता है क्योंकि उनके सामने एक अडल्ट रेंजर खड़ा था। उसी समय बाई XUNG रेंजर के पीछे प्रकट होती है। वो पूछती है कि आखिर सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं। वो रेंजर का हाथ पकड़कर बताती है कि उसने अपनी लाइज एबिलिटी से उसे छुपा कर रखा था, फिर सही समय आने पर उसे आजाद कर दिया। उसके हिसाब से यही उसका असली काम था। हंजन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बाई XUNG की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो हंस भी रही थी। वो कहती है कि उसे वजह पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जवाब बहुत आसान है। वो हंजन को खत्म करना चाहती है। जेन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। हंजन धीरे से कहता है कि ये दूसरी बार है और वो गलती नहीं कर सकता क्योंकि ये दूसरी बार है जब वो ऐसा कुछ देख रहा है। इफन ये सुनकर चौंक जाता है। वो पूछता है कि उसके कैप्टन को आखिर क्या पता है। तब हंजन सच बताता है। वो कहता है कि बाई XUNG पैरासाइट के कंट्रोल में है। पहले उसने बाई XUNG की पिल्स के अंदर एक सिल्वर व्हाइट इंसेक्ट शैडो देखी थी। वही असल में लेजेंडरी एक्लिप्स जर्ग था। ये 4th ऑर्डर जर्ग है जिसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी ब्रेन एरोजन है। अगर ये किसी के ब्रेन में घुस जाए तो पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद विक्टिम सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाता है। इतना ही नहीं, एक्लिप्स जर्ग खुद को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। हंजन बताता है कि ब्लू स्टार के इतिहास में एक 7th लेवल एक्सपर्ट भी इसका शिकार हो चुका है। उस आदमी ने उसी सिटी का मास्कर कर दिया था जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस पर थी। पूरी सिटी बॉडी से भर गई थी। आखिरकार गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन ने भारी कीमत चुकाकर उसे खत्म किया था, लेकिन एक्लिप्स जर्ग को तो फर्स्ट वॉर जोन ने 32 साल पहले पूरी तरह खत्म कर दिया था। फिर वो यहाँ कैसे पहुँच गया। इफन हंजन से कहता है कि वो भाग जाए। इमोर्टैलिटी की वजह से वो ज्यादा देर तक टिक सकता है, लेकिन हंजन मना कर देता है। वो कहता है कि अब भागना बेकार है। अडल्ट रेंजर की ब्लैक कर्टन यंग रेंजर से 10 गुना बड़ी है। उनकी स्पीड इतनी नहीं कि वे ब्लैक कर्टन की बाउंड्री तक पहुंच सके। वे बाउंड्री देखने से पहले ही मारे जाएंगे। हंजन इफन से कहता है कि जितना हो सके टाइम बाय करे। इस दौरान वो अपनी एक स्पेशल मेलोडी तैयार करेगा। उधर बाई XUNG घबराकर चिल्लाती है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। वो अडल्ट रेंजर को आदेश देती है कि हंजन को तुरंत रोका जाए। रेंजर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इफन बीच में आकर पूरा अटैक झेल लेता है। उसी समय बाई XUNG उसके पास पहुंचती है। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है और कहती है, तुम्हारी इमोर्टल बॉडी झूठ है, तुम्हारे पास कोई इमोर्टल बॉडी नहीं है। लेकिन इफन हंस देता है और सीधे उसे हेडबट मारता है। वो कहता है कि उसका शरीर इमोर्टल है या नहीं ये फैसला बाई XUNG नहीं करेगी, इसका फैसला सिर्फ वही करेगा। हेडबट लगते ही पैरासाइट बाई XUNG के शरीर से बाहर निकल आता है। वो सीधा इफन के हाथ में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इफन उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। अपनी इमोर्टैलिटी 2 बार और इस्तेमाल करते हुए वो पैरासाइट को हाथों में ही कुचल देता है, लेकिन तब तक अडल्ट रेंजर आजाद हो चुका था। वो हंसते हुए कहता है कि ये सब सच में बहुत मजेदार हो रहा है, इसलिए वो देखना चाहता था कि ये लोग आखिर कितनी दूर तक जा सकते हैं। रेंजर फिर से अटैक करता है और इफन एक बार फिर उसका अटैक रोक लेता है। वो अपने कैप्टन से चिल्लाकर पूछता है कि उसे और कितना
समय लगेगा। हंजन जेन को वापस उसकी ह्यूमन फॉर्म में लाता है और कहता है कि जेन और इफन एक्लिप्स जर्ग को संभाले। अडल्ट रेंजर को वो खुद संभालेगा। फिर वो 8 मॉर्टल फिस्ट्स का फर्स्ट पंच एक्टिवेट करता है। वो कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि एक अडल्ट रेंजर उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगा। हंजन पूरी स्पीड से रेंजर की तरफ दौड़ता है और कहता है कि उसे ये लड़ाई अभी खत्म करनी होगी, लेकिन अटैक लगने से पहले ही रेंजर साइड में हट जाता है। मॉन्स्टर मानता है कि हंजन अपनी उम्र के हिसाब से बेहद ताकतवर है, यहाँ तक कि वो खुद भी हैरान है। इसलिए वो देखना चाहता है कि हंजन कितने मूव्स तक टिक सकता है। रेंजर अटैक करता है, लेकिन हंजन अपने पंच से ही अटैक तोड़ देता है। अडल्ट रेंजर अचानक उस गॉन्टलेट को पहचान लेता है। वो पूछता है कि ये गॉन्टलेट उसके पास कैसे आई, क्योंकि कई साल पहले इसी गॉन्टलेट ने एक जर्ग किंग को मार गिराया था। वो कहता है कि इसका असली मालिक बहुत ताकतवर था, लेकिन वो हंजन नहीं था। हंजन आगे बढ़ते हुए कहता है कि शायद वह उस असली मालिक जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन रेंजर भी कोई जर्ग किंग नहीं है। इतना कहकर वो सीधा पंच मारता है, जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव निकलती है। रेंजर बहुत तेजी से मूव करने लगता है, लेकिन हंजन उसके मूवमेंट्स को फॉलो कर रहा था। रेंजर कहता है कि अगर गॉन्टलेट का मालिक उसे ये वेपन दे चुका है तो दोनों के बीच जरूर कोई खास रिश्ता होगा, और अगर उसने हंजन को मार दिया तो असली मालिक को बहुत दुख होगा। ये सोचकर ही उसे मजा आ रहा था। दोनों के पंच फिर टकराते हैं, लेकिन इस बार रेंजर को एक ओपनिंग मिल जाती है और उसका अटैक हंजन के कंधे को आर पार कर देता है। हंजन समझ जाता है कि उसे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। अगर रेंजर ने यंग रेंजर की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो उसके जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। वो खुद को फोकस करते हुए सोचता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है, लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। शायद यही वो एहसास है जिसके बारे में मास्टर ने कहा था, लाइफ और डेथ के बीच खड़े होने का एहसास। वो 8 रैपिड फिस्ट्स का सेकंड मूव एक्टिवेट करता है और गेट खोल देता है। हंजन कहता है कि अब वो इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकता, अब सिर्फ लड़कर ही जीत सकता है। अगले ही पल उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। रेंजर रिएक्ट भी नहीं कर पाता और हंजन का पंच सीधा उसके शरीर पर लगता है। एक ही पंच में रेंजर का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। हंजन सोचता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन रेंजर का सिर अब भी सही सलामत था। वो हंसकर कहता है कि हार वो नहीं बल्कि हंजन गया है। अगले ही पल उसका शरीर दोबारा रिजेनरेट होने लगता है। हंजन शॉक में पड़ जाता है और पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। रेंजर मुस्कुराकर कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है। उसी समय इफन चिल्लाकर बताता है कि बाई XUNG गायब हो चुकी है। हंजन कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों तरफ चेन्स निकलने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये बहुत बुरी बात है। रेंजर एक विशाल स्टोन बॉल बनाता है और कहता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। फिर वो पूरी ताकत से उसे उनकी तरफ फेंक देता है। इफन तुरंत आगे बढ़कर उस विशाल स्टोन बॉल को रोक लेता है। वो अपने कैप्टन को तुरंत भागने के लिए कहता है, लेकिन उसकी इमोर्टैलिटी आखिरकार 0 पर पहुंच चुकी थी। उसका शरीर दर्द और दबाव से कांपने लगता है। हंजन समझ जाता है कि इफन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी अचानक आसमान में एक आवाज गूंजती है, एक्सट्रीम 8 हेवनली फिस्ट्स। एक विशाल एनर्जी पंच आसमान को चीरते हुए आता है और सीधे रेंजर पर गिरता है। अडल्ट रेंजर उसी पल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। हंजन हैरानी से ऊपर देखता है कि आखिर ये किसने किया। तभी शूटोंग सामने आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि लगता है वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है। हंजन अपने मास्टर का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना थक चुका था कि तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। शूटोंग बाकी दोनों से कहता है कि पहले हंजन को लेकर जाओ, उसे यहाँ थोड़ी सफाई करनी है। इफन कंफ्यूज होकर पूछता है कि कैसी सफाई। तभी पैरासाइट अचानक भागना शुरू कर देता है। अगले दिन हॉस्पिटल में हंजन की आंख खुलती है। वो घबराकर अपने मास्टर को सावधान रहने के लिए कहता है। जेन उसे जागते देखकर खुश हो जाती है। हंजन इधर उधर देखकर पूछता है कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँचा। जेन बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। जब वो बेहोश हुआ था तब शूटोंग पैरासाइट वॉर्म्स का शिकार करने निकल गया था, लेकिन वे क्वीन वॉर्म को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए पूरे पैरासाइट ग्रुप को खत्म नहीं किया जा सका। हंजन को रिकवरी के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। वो तुरंत पूछता है कि इफन कैसा है। जेन उदास होकर बताती है कि इफन ICU में है। जब वो स्टोन बॉल रोक रहा था तब उसके बोन्स और मेरिडियंस लगभग पूरी तरह टूट चुके थे। अगर उसके पास इमोर्टैलिटी टैलेंट न होता तो वो कब का मर चुका होता। फिलहाल वो जिंदा है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। उसका इमोर्टैलिटी टैलेंट धीरे धीरे डैमेज रिपेयर कर रहा है। तभी एक नर्स घबराई हुई कमरे में आती है। वो पूछती है कि क्या वे इफन के साथी है। फिर वो बताती है कि इफन गायब हो गया है। हंजन शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। नर्स बताती है कि FFN अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया। जेन याद करती है कि शूटोंग ने उन्हें पैरासाइट वॉर्म्स का पीछा खुद करने को कहा था। बाई XUNG भी पैरासाइट की वजह से गायब हुई थी, इसलिए संभव है कि इफन अकेले ही बाई XUNG और पैरासाइट वॉर्म्स को ढूंढने निकल गया हो। हंजन तुरंत बेड से उठ खड़ा होता है। वो कहता है कि बाई XUNG एक्लिप्स
जर के कंट्रोल में थी। फोर्थ ऑर्डर पैरासाइट वॉर्म्स खुद को लगातार कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वीन वॉर्म को मार दिया जाए तो बाकी सभी पैरासाइट्स एक साथ मर जाएंगे। इसका मतलब है कि इफन को जरूर कोई सुराग मिला होगा और वो अकेले जांच करने निकल पड़ा है। जेन दुखी होकर बताती है कि गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके स्क्वाड से 100 पॉइंट्स भी काट लिए हैं। हंजन पूछता है कि आखिर 100 पॉइंट्स क्यों काट लिए गए। जेन बताती है कि क्योंकि मिशन आखिर में उनके प्रोफेसर ने कंप्लीट की थी, इसलिए रिकॉर्ड में ये माना गया कि बाकी सभी टीम्स मिशन फेल कर गई और रूल्स के हिसाब से पॉइंट्स काट लिए गए। हंजन गुस्से में कहता है कि फ्रंट लाइन पर लड़ाई उन्होंने लड़ी और पीछे से ये लोग गंदी चालें चल रहे हैं। जेन बताती है कि सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं काटे गए बल्कि वांडर की डेड बॉडी और सारे मटेरियल्स भी छीन लिए गए। अब वे सभी मटेरियल्स गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में रखे हुए हैं। हंजन पूछता है कि क्या उसके मास्टर ने इस बारे में कुछ कहा था। जेन बताती है कि शूटों ने सिर्फ इतना कहा था कि ये डीप ब्लू सिटी गार्डियंस और उनके बीच का मामला है, इसमें कोई भी दखल नहीं देगा। ये सुनते ही हंजन मुस्कुरा देता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि मास्टर सीधे मदद नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप उनका सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। वो जेन का हाथ पकड़कर कहता है कि अब चलने का समय आ गया है। जेन पूछती है कि उसके जख्म अभी अभी ठीक हुए हैं, फिर वो कहाँ जाने वाला है। हंजन कहता है कि वे अपना हक वापस लेने जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन में सभी टीम्स खुशियां मना रही थी। वे कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट कितना दयालु है, उसने फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर के मटेरियल्स सभी टीम्स में बांट दिए। सब लोग खुद को क्रेडिट दे रहे थे और कह रहे थे कि ये रिवॉर्ड उनकी मेहनत की वजह से मिला है। तभी अचानक दरवाजा जोर से लात मारकर खुलता है। हंजन अंदर आता है और जोर से लेफ्टिनेंट को बुलाता है। एक गार्डियन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अगर मिलना था तो पहले इन्फॉर्म कर सकता था, लेकिन हंजन के पास बिल्कुल भी सब्र नहीं था। वो कहता है कि लेफ्टिनेंट को तुरंत बुलाओ। वो युवक ठंडी मुस्कान के साथ आगे आता है और कहता है कि हंजन बहुत एग्रेसिव लग रहा है, उसे अपनी जुबान संभालनी चाहिए क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो मनमानी कर सके। लेकिन हंजन बिना कुछ बोले उसे एक थप्पड़ मारता है। एक ही थप्पड़ में वो युवक जमीन पर जा गिरता है। हंजन कहता है कि क्या किसी ने उसे बताया है कि उसकी मुस्कान इतनी परेशान करने वाली है कि उसे देखकर पंच मारने का मन करता है। बाकी लोग शॉक में पड़ जाते हैं। सिर्फ एक थप्पड़ में आदमी जमीन पर गिर गया था, लेकिन कुछ लोग तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अब हंजन फंस चुका है। वे ये वीडियो हेडक्वार्टर्स भेज देंगे और उसे रूल्स तोड़ने की सजा मिलेगी। गिरा हुआ युवक गुस्से में फिर से अटैक करने दौड़ता है, लेकिन हंजन उसका पंच पकड़ लेता है और उसे दाएं बाएं पटकना शुरू कर देता है। वो कहता है कि लगता है ये लड़का सच में मरना चाहता है। तभी दर्द से चिल्लाते हुए युवक के बीच लेफ्टिनेंट छुए वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि अब बहुत हो चुका। हंजन उसे देखकर कहता है कि अच्छा हुआ वो खुद आ गया। लेफ्टिनेंट पूछता है कि आखिर हंजन चाहता क्या है। हंजन सीधे जवाब देता है कि वो अपने स्क्वाड के लिए माफी चाहता है। छुए हंस पड़ता है और कहता है कि हंजन सच में बहुत जिद्दी है। फिर वो अपने आदमी से पूछता है कि क्या वीडियो हेडक्वार्टर्स भेज दी गई है। वो आदमी कहता है कि वीडियो वाइस चीफ सुअन और सुपरविजन डिपार्टमेंट दोनों को भेज दी गई है। छुए हंसते हुए कहता है कि अब हंजन गया काम से। हेडक्वार्टर्स जब वीडियो देखेगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। जेन थोड़ा डर जाती है, लेकिन हंजन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब तक मास्टर उनका सपोर्ट कर रहे हैं कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ देर बाद मैसेज वापस आता है। लेफ्टिनेंट तुरंत पूछता है कि हेडक्वार्टर्स ने क्या कहा। उसका आदमी बताता है कि हेडक्वार्टर्स का जवाब है कि ये डीप ब्लू सिटी गार्डियंस का इंटरनल मैटर है, लेफ्टिनेंट खुद इसे हैंडल करे। ये सुनकर छुए हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि क्या सुपरविजन डिपार्टमेंट ने भी यही कहा। आदमी सिर हिलाकर बताता है कि डिपार्टमेंट ने कहा है कि लड़ाई करने वाले उस युवक की स्किल्स काफी दिलचस्प है और उन्होंने पूछा है कि क्या वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहेगा। ये सुनकर लेफ्टिनेंट गुस्से में कम्युनिकेटर जमीन पर पटक देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये कैसी बेकार ब्यूरोक्रेसी है। हंजन उसकी तरफ देखकर पूछता है कि अब वो किस तरह माफी मांगना चाहता है। छुए पूछता है कि आखिर हंजन किस तरह की माफी चाहता है। हंजन कहता है कि बात बहुत आसान है। उसका स्क्वाड सिटी के बाहर जाकर वांडर को मारने के लिए जान जोखिम में डालकर लड़ा था, लेकिन सारे मटेरियल्स लेफ्टिनेंट ने खुद रख लिए। इसलिए वो चाहता है कि गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजर वॉल्ट खोला जाए और उसके स्क्वाड के नाम पर वो वहाँ से अपनी पसंद की चीजें ले सके। छुए तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि वॉल्ट में हाई वैल्यू ट्रेजर्स रखे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हंजन पूछता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो सिर्फ 2 हाथों से सामान उठाएगा। आखिर 2 हाथों में कितना सामान आ सकता है। अगर लेफ्टिनेंट इतनी छोटी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता तो उसकी सिंसेरिटी पर शक होगा। छुए थोड़ा सोचता है, फिर उसे लगता है कि बात में लॉजिक है। आखिर एक आदमी 2 हाथों से कितना
जितना सामान उठा सकता है, इसलिए वो शर्त मान लेता है, लेकिन कहता है कि हंजन अकेला अंदर जाएगा और बाहर निकलते समय उसकी दोनों हथेलियों के अलावा कहीं भी कोई आइटम छिपा नहीं होना चाहिए। हंजन जमीन पर पड़े युवक को छोड़ते हुए कहता है कि उसे ये शर्त मंजूर है। फिर वो अपने रिंग को छूता है और मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, कुछ भी उसके हाथों के अलावा कहीं नहीं छिपेगा। कुछ देर बाद गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेजर वॉल्ट में हंजन पहुंच जाता है। बाहर खड़ा एक आदमी लेफ्टिनेंट से पूछता है कि क्या सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर हंजन अब वॉल्ट के अंदर है। छुए आत्मविश्वास से कहता है कि वॉल्ट में हजारों नहीं बल्कि लाखों आइटम्स हैं। ज्यादातर ट्रेजर्स की पहचान तो वो खुद भी नहीं कर पाता। हंजन तो बस एकेडमी से निकला हुआ नया ग्रेजुएट है। वो अंदर जाकर निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएगा और अगर मान भी लिया जाए कि वो सभी ट्रेजर्स पहचान ले तो भी 2 हाथों से कितनी चीजें उठा सकता है। दूसरा आदमी भी सिर हिलाकर कहता है कि लेफ्टिनेंट की बात सही है। उधर वॉल्ट के अंदर हंजन चारों तरफ फैले ट्रेजर्स को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि यहाँ जितनी चीजें हैं उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। अच्छी बात ये थी कि वह अपने सेकंड ब्रदर की दी हुई नोट्स साथ लाया था, वरना उसे यहाँ रखे ज्यादातर ट्रेजर्स की पहचान तक नहीं होती। हंजन तीसरी रैंक की स्केलेटन एंट के पार्ट्स, 5वीं रैंक की फैंटम बटरफ्लाई के विंग्स और विंटर तिलिया सेमी एस्थेटिक फ्लावर जैसी कई रेयर चीजें देखने लगा। थोड़ा आगे जाकर उसे 6ठी रैंक के क्रैब मॉन्स्टर का शेल भी दिखाई देता है। वो सोचता है कि इससे एक बहुत मजबूत डिफेंसिव इक्विपमेंट बनाया जा सकता है, लेकिन वॉल्ट में रखी लगभग हर चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इसलिए हंजन फैसला करता है कि जो भी काम की चीज दिखेगी वो सब ले जाएगा। फिर वो अपने रिंग का इस्तेमाल करके आसपास रखे खजाने उठाने लगता है। 1 घंटे बाद लेफ्टिनेंट चिढ़ चुका था। वो कहता है कि पूरा 1 घंटा हो गया और हंजन अभी तक बाहर नहीं आया। तभी हंजन वॉल्ट से बाहर निकलता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें इतना इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता है। जेन तुरंत उसके पास दौड़कर आती है और पूछती है कि आखिर उसने क्या लिया। हंजन हंसकर कहता है कि घर पहुंचने के बाद बताएगा, अभी उन्हें वापस जाना चाहिए। उधर लेफ्टिनेंट और बाकी लोग उसे ध्यान से देखते हैं। उन्हें सबसे अजीब बात ये लगती है कि हंजन के हाथ में कुछ भी नहीं था। लेफ्टिनेंट तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करता है और पूछता है कि अंदर क्या हुआ था। वो जानना चाहता था कि हंजन आखिर कितने आइटम्स लेकर गया। एडमिनिस्ट्रेटर जवाब देता है 50। लेफ्टिनेंट पहले सोचता है कि शायद उसने 5 आइटम्स लिए होंगे। वो कहता है कि 5 आइटम्स के लिए तो बाद में भी बदला लिया जा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर उसे रोककर कहता है कि बात 5 आइटम्स की नहीं है, उसने 50% ट्रेजर ले लिया है। पूरा आधा वॉल्ट खाली हो चुका था। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बाकी लोग भी शॉक में आ जाते हैं। वे चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर किसी ने आधा वॉल्ट साफ करने की हिम्मत कैसे कर ली। शुइन गुस्से में कहता है कि ट्रेजर वॉल्ट गार्डियंस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। अगर हंजन 1-2 आइटम ले जाता तो शायद बात संभल जाती, लेकिन उसने तो सीधे आधा वॉल्ट ही खाली कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वो तुरंत हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजने का आदेश देता है, लेकिन शिजन बताता है कि वो पहले ही रिपोर्ट भेज चुका है। लेफ्टिनेंट पूछता है कि हेडक्वार्टर्स ने क्या जवाब दिया। शिजन कहता है कि सी राफा 2 शब्द आए थे, अच्छा हुआ। ये सुनकर लेफ्टिनेंट पूरी तरह सन्न रह जाता है। रात को घर लौटने के बाद हंजन रिंग को टेबल पर रखता है और कहता है कि अब देखना, उस बेवकूफ लेफ्टिनेंट को ये लेसन जिंदगी भर याद रहेगा। तभी यूसेन सिर्फ तौलिया पहने हुए कमरे में आती है। वो कहती है कि काफी रात हो चुकी है और वो उसके साथ सोना चाहती है। हंजन ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि क्या वे सच में एक ही कमरे में सोने वाले हैं। यूसेन धीरे से कहती है कि पिछली बार जब वो बुरी तरह घायल हुआ था तब वो बहुत डर गई थी। उसे लगा था कि शायद वह उसे खो देगी, इसलिए आज रात वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। एक लड़की अंदर आते हुए पूछती है कि आधी रात को इतना शोर कौन कर रहा है। यूसेन और हंजन दोनों चौंक जाते हैं। यूसेन शर्म से खड़ी हो जाती है और पूछती है कि यहाँ कोई और भी रहता है क्या। हंजन भी हैरान होकर लड़की से पूछता है कि वो कौन है। लड़की उल्टा हैरान हो जाती है और कहती है कि वो उसके दादाजी के घर में रह रहा है और उसे पहचानता तक नहीं। फिर वो अपना नाम बताती है। उसका नाम लिंजन था। हंजन तुरंत अपनी डिवाइन विजन इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि लिंजन एक रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म शेनोंग कॉल्ड्रन थी। उसके पास कोई स्पेशल ट्रेट नहीं था, लेकिन उसके अंदर डिविनिटी मौजूद थी। ये देखते ही हंजन समझ जाता है कि लिंजन असल में एंशिएंट डिवाइन वेपन्स में से एक शेनोंग ट्राइपॉड है। हंजन पूछता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है। लिंजन हंसकर कहती है कि घर में उसे ऐसे ही सबसे आराम मिलता है, इसी तरह उसे इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी भी मिलती है। जेन पूछती है कि आखिर
उसे इतनी क्रिएटिविटी की जरूरत क्यों पड़ती है। लिंजन गर्व से बताती है कि वो एक बेस्ट सेलर ऑनलाइन नॉवेलिस्ट है। फिर वो मुस्कुराकर पूछती है कि क्या उसने दोनों को किसी जरूरी काम के बीच में डिस्टर्ब कर दिया। अगर वे अपना काम कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। ये सुनकर यूसेन को थोड़ी जलन होती है। वो कहती है कि दोनों अभी पहली बार मिले हैं, उनके बीच कोई इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट की इतनी जल्दी क्या है। लिंजन हैरान होकर पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए होता है क्या। यूसेन पूछती है कि क्या वो सच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी। लिंजन तुरंत हाँ कह देती है और पूछती है कि और किस बात की। ये सुनकर यूसेन राहत की सांस लेती है। तब हंजन लिंजन से कहता है कि उसका ईरान टैलेंट असल में बहुत खास है। अगर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो डिवाइन लाइट की मदद से वो उसकी सेकंड अवेकनिंग कर सकता है। लिंजन की आंखें चमक उठती है। वो उत्साहित होकर पूछती है कि क्या ये सच है। हंजन हाँ में सिर हिलाता है। लिंजन तुरंत कहती है कि अगर ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्ट अभी करते हैं। वो अपनी शर्ट खोलने लगती है। हंजन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और कपड़े उतारने का क्या संबंध है। लिंजन मासूमियत से जवाब देती है कि उसके नॉवेल्स में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इंटीमेट कॉन्टैक्ट के बाद ही होता है। ये सुनकर हंजन और यूसेन दोनों एक साथ शॉक में पड़ जाते हैं। आखिरकार हंजन उसे सही तरीका समझाता है और कॉन्ट्रैक्ट शुरू करता है। वो डिवाइन लाइट एक्टिवा तय करता है और उसी समय लिंजन अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगती है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, एंशिएंट डिवाइन वेपन शेनोंग कॉल्ड्रन फाउंड। अचानक लिंजन का शरीर गर्म होने लगता है। वो बेचैन होकर कहती है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई तेज एनर्जी लगातार फैल रही हो। लिंजन उस एहसास में पूरी तरह डूब जाती है और कहती है कि ये बहुत आरामदायक लग रहा है। सेकंड अवेकनिंग पूरा होने के बाद सिस्टम बताता है कि अब लिंजन एक SSS रैंक स्पिरिट बन चुकी है। उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म एंशिएंट डिवाइन वेपन शेनोंग कॉल्ड्रन है और उसकी डिविनिटी का नाम है ट्रू एसेंस रिफाइनिंग। इस एबिलिटी की मदद से नेचुरल ट्रेजर्स और जर्ग मटेरियल्स को कॉल्ड्रन में डालकर उनकी पूरी स्पिरिचुअल एसेंस निकाली जा सकती है। फिर सारी एनर्जी को कॉन्डेंस करके उसकी सबसे शुद्ध फॉर्म में बदला जाता है। ये देखकर हंजन भी हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि अगर ये एबिलिटी स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल सकती है तो शायद इसकी मदद से फ्यूचर में बड़े ब्रेक थ्रू भी हासिल किए जा सकते हैं। लिंजन खुद भी शॉक में थी। वो पूछती है कि क्या ये सच में उसका टैलेंट है। हंजन सिर हिलाकर कहता है कि ये बहुत पावरफुल टैलेंट है और वे अभी इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। यूसेन कहती है कि वे दोनों टैलेंट टेस्ट करते रहें तब तक वो पानी लेकर आती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन किचन तक पहुंचते ही उसे कमरे के अंदर से आवाजें सुनाई देने लगती है। हंजन पूछ रहा था कि क्या लिंजन तैयार है क्योंकि वो शुरू करने वाला है। लिंजन जवाब देती है कि थोड़ा धीरे करे क्योंकि उसे थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर वो कहती है कि ध्यान से डाले। हंजन कहता है कि ठीक है, अब वो डाल रहा है। तभी लिंजन चिल्लाकर कहती है कि बस करो, वो पहले से ही भर चुकी है। ये सब सुनकर यूसेन का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में दरवाजा खोलती है और पूछती है कि आखिर दोनों कर क्या रहे हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो खुद शर्मिंदा हो जाती है। लिंजन शेनोंग कॉल्ड्रन में बदल चुकी थी और हंजन उसके अंदर मटेरियल्स डाल रहा था। हंजन पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। यूसेन तुरंत कहती है कि कुछ नहीं और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिंजन बताती है कि रिफाइनिंग पूरा हो चुका है और हंजन को रिजल्ट निकाल लेने के लिए कहती है। हंजन एसेंस को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस निकालना सच में कमाल की बात है। यूसेन पूछती है कि आखिर वो चीज है क्या। हंजन समझाता है कि ये प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर वे इसे अब सोर्ब करे तो उनकी स्पिरिचुअल पावर लगभग 1% तक बढ़ सकती है। यूसेन को ये सुनकर काफी हैरानी होती है। लिंजन वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और सीधे हंजन के ऊपर कूद पड़ती है। वो कहती है कि रिफाइनिंग फायर अभी भी उसके शरीर में घूम रही है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसका चेहरा लाल था और वो लगातार गर्मी महसूस कर रही थी। हंजन घबरा जाता है और यूसेन की तरफ मदद के लिए देखता है। फिर तीनों थ्रीसम में डूब जाते हैं। अगली सुबह तीनों जमीन पर पड़े हुए थे। हंजन थकी हुई आवाज में कहता है कि पिछली रात सच में बहुत मुश्किल थी। लिंजन उठते हुए कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हंजन इतना काबिल निकलेगा। उसने एक ही रात में बहुत कुछ सीख लिया। यूसेन भी मुस्कुराकर धन्यवाद देती है। वो कहती है कि अब उसके शरीर की पावर पहले से ज्यादा स्टेबल और रिफाइंड महसूस हो रही है। हंजन उठकर कहता है कि अब काम पर लौटने का समय है। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।